नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय चौधरी। आज आपके सामने फिर से एक नए वीडियो के साथ। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अभी जो हाल फिलहाल आर्टिकल 370 और 35A इनसे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप जानते हैं कि 5 अगस्त का दिन जो है वो एक ऐतिहासिक दिन बन चुका है और जो आज़ादी के बाद पहली बार इतने बड़े व्यापक स्तर पे यह डिसीजन लिया गया है। तो दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इन 13 क्वेश्चन में, ये लगभग 13 क्वेश्चन हैं। आपके इन 13 क्वेश्चन में कितने सही होते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और देखिए, कल भी एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें आपको ये बताया गया था कि क्या ऐसे कारण थे जिसकी वजह से 370 और 35A जो है इन्हें रिमूव किया गया है। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, 10-11 मिनट का है, लेकिन उसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग आपके काम के हैं। तो आज हम आगे बात करते हैं। और इसके साथ ही देखिएगा, ये जो पूरी PDF फाइल है इसमें क्वेश्चन के साथ साथ में मैप जो कि जम्मू कश्मीर से संबंधित, भारत के नक्शे से संबंधित हो, या इसके साथ में जो संविधान का बेयर एक्ट है ओरिजिनल, उसके जो भी महत्वपूर्ण पेज हैं इनसे जुड़े हुए, वो सब इसमें मैंने ये इंक्लूड किए हैं इस PDF फाइल में। और ये PDF फाइल जो है ये अपने टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, उस पर मैं सेंड कर दूंगा टेलीग्राम पे, और आप वहां जाकर के भी इस पूरी PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं और आराम से पढ़ लीजिएगा। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि आर्टिकल 370 जो कि जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध से संबंधित है का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है। देखिए दोस्तों, इसे एक क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन बनते हैं आपके। सबसे पहला तो कि आर्टिकल 370 जो है इसका नाम क्या है। वैसे इस आर्टिकल 370 का संविधान के जो बेयर एक्ट है उसमें जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध से संबंधित। तो सबसे पहली बात तो है कि जो विशेष दर्जा दिया गया था 370 के अंतर्गत, ये अस्थायी है और इस अस्थायी को अब जाकर के और ये समाप्त किया गया है। इसमें जो जवाहरलाल नेहरू जी हैं उनका एक कोटेशन था कि आर्टिकल 370 है ये घिसते घिसते अपने आप ही घिस जाएगा। तो अमित शाह जी ने कल जो ये राज्यसभा में बोल रहे थे इससे संबंधित, तब उसमें उन्होंने कहा था लेकिन ये आज तक नहीं घिसा, तो अब इसको हटाना ही पड़ेगा और इसे हटा दिए गए हैं। तो किस राज्य से हैं ये, जो कौन से भाग में इसका वर्णन किया गया है? भाग 20, भाग 21, भाग 22 और कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा भाग 21। संविधान में कुल कितने भाग हैं? 22 भाग हैं संविधान में। आर्टिकल कितने हैं? 395, 395। ये देखिएगा, संविधान का भाग 21, इसका नाम ही क्या है? अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। ये तो भाग 21 का नाम है। और इसमें जो अनुच्छेद है 370, उसमें क्या लिखा गया है? जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। जैसे भाग 20 है तो भाग 20 में एक ही आर्टिकल है और वो है 368। किससे संबंधित है ये? संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया। तो आप ये ध्यान में रखें हर चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है? तो अब ये क्या है, ये जो विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था अस्थायी, तो इसका राइट आंसर होगा आर्टिकल 370। इसके तहत एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था इसे। और जो आर्टिकल 35A है वो भी इसी के अंतर्गत ही, 370 के अंतर्गत ही बाद में जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, जम्मू और कश्मीर का भारत में विलय कब हुआ था? तो देखिए दोस्तों, जो उसमें कश्मीर के राजा थे, 1947 के समय की बात है, जो वहाँ के राजा थे हरि सिंह, तो उन्होंने भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे और भारत में उन्होंने मिलना स्वीकार किया था। तो ये कब हुआ था विलय जम्मू कश्मीर का भारत में? 26 अक्टूबर 1947 को। ये तारीख आप ध्यान में रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, भारत में विलय के समय जम्मू कश्मीर ने कौन से अधिकार भारत को दिए थे? तो दोस्तों, इसमें भारत को जम्मू कश्मीर से संबंधित कौन से अधिकार थे? विदेश मामले, रक्षा और संचार, या सभी? तो
ये जो विदेश मामले, रक्षा और संचार, ये तीनों सही है। इसका राइट आंसर होगा डी, सभी। केवल ये अधिकारी भारत को थे, इसके अलावा जितने भी राइट हैं वो सब किसके पास थे? खुद जम्मू कश्मीर के पास में। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर का संविधान किस दिन से प्रभाव में आया? देखिए, जम्मू कश्मीर का अलग से संविधान था, आपको जैसा कि कल वीडियो में बताया था। 2 झंडे, वहाँ का राष्ट्र ध्वज अलग, जम्मू कश्मीर को छोड़ के हमारा जो भारत का है तिरंगा वो अलग था। 2 राष्ट्र, जैसे 2 प्रधान, 2 निशान, तो इस तरह से अलग अलग चीज़ें हैं। वहाँ की दोहरी नागरिकता, जम्मू कश्मीर का जो नागरिक है वो उसको वहाँ की भी नागरिकता लेनी होती है, वहाँ का भी नागरिक है वो, और इसके अलावा भारत का भी नागरिक, तो दोहरी नागरिकता। तो कई विचित्र प्रकार की चीज़ें थी। तो उसी प्रकार से जम्मू कश्मीर में भी संविधान सभा थी, और जो कि बहुत समय पहले ही जो है वो हो चुकी है ख़त्म। तो जम्मू कश्मीर का अलग से संविधान है, भारत का संविधान अलग और जम्मू कश्मीर का संविधान अलग। तो वो संविधान किस दिन से प्रभाव में आया था, यह आपके सामने अलग अलग लिखी हुई है तारीखें जो हैं। तो इसका सही आंसर होगा 26 जनवरी 1957 से जम्मू कश्मीर का जो संविधान है वो प्रभाव में आता है। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 व आर्टिकल 35A को किसके द्वारा समाप्त किया गया? संसद के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, लोकसभा के द्वारा और प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। प्रेसिडेंशियल से मतलब है कि राष्ट्रपति के द्वारा ऑर्डर निकाल करके, एक नोटिफिकेशन निकाल करके। दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन में से है। अच्छा, एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, हम ये बार बार कह रहे हैं कि आर्टिकल 370 को भी समाप्त कर दिया गया है। इसका मतलब आप ये समझिए कि आर्टिकल 370 का जो भाग है क्लोज फर्स्ट, उसको छोड़ करके और 370 का 2 और 3 उनको समाप्त किया गया है। 370 का जो 1 है क्लोज फर्स्ट, वो अभी भी बरकरार है। क्या है 1? 370 का 1 कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, उसको रखा गया है। 2 और 3 को हटा दिया गया है। और 35A है, ये तो पूरा जो है इसे पूरी तरह से रिमूव कर दिया गया है, जिसमें जम्मू कश्मीर ही डिसाइड करता था कि कौन जम्मू कश्मीर का नागरिक होगा, किसे नागरिकता मिलेगी, किसे नहीं मिलेगी। तो इसका राइट आंसर होगा डी, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। देखिए दोस्तों, थोड़ा इस पर हम और डिटेल में बात करते हैं। अभी जैसे अगर आपने भाषण सुना हो राज्यसभा में अमित शाह जी का, तो उस समय जो विरोध उनका कर रहे थे इनको हटाने से संबंधित, उन्होंने ये कहा कि आपने आर्टिकल 370 को हटाया, आर्टिकल 35A को जो आप हटाने की बात कर रहे हैं ये आप गलत तरीके से कर रहे हैं। संविधान में बिना संशोधन किए आप ये इसको कैसे हटा सकते हैं? तब इन्होंने ये कहा, अमित शाह जी ने, कि बिल्कुल हम कानून के अनुसार ही काम कर रहे हैं, संविधान के अकॉर्डिंग ही काम कर रहे हैं, क्योंकि आर्टिकल 370 का जो क्लोज 3 है उसमें ही लिखा हुआ है कि जो राष्ट्रपति है वो इस अनुच्छेद को हटा सकता है। किसके परामर्श से? जम्मू कश्मीर की संविधान सभा के परामर्श से। लेकिन संविधान सभा तो रही नहीं, तो फिर वहाँ की विधानसभा के परामर्श से। लेकिन अभी की स्थिति ये है कि वहाँ पर जम्मू कश्मीर में क्या है? राष्ट्रपति शासन है, और जब राष्ट्रपति शासन होता है सारी शक्तियाँ उस स्टेट की किसके पास आ जाती है? सेंटर के पास में आ जाती है, और उस पर कोई भी कानून या नियम बनाने का जो अधिकार है वो किसको होता है? पार्लियामेंट को होता है। तो पूरी तरह से संविधान के अकॉर्डिंग ही काम किया गया है। इसका राइट आंसर होगा प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, डी होगा। इसमें देखिएगा ये आर्टिकल 370 है, और इस 370 का ये 3rd भाग देखिए आप क्या है। 2 और 3 हटाए गए हैं, ये तीसरा भी हटाया गया। क्या है? इस अनुच्छेद के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रपति लोक अधिसूचना द्वारा, आप जो पढ़ रहे हैं प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, वो यही है, लोक अधिसूचना द्वारा घोषणा कर सकेगा कि यह अनुच्छेद प्रवर्तन में नहीं रहेगा। और बाकी आगे इसमें क्या है? राष्ट्रपति द्वारा ऐसी अधिसूचना निकाले जाने से पहले खंड 2 में निर्दिष्ट उस राज्य की संविधान सभा की सिफारिश आवश्यक होगी। तो आप जानते हैं संविधान सभा कब की समाप्त हो चुकी? विधानसभा अभी चूंकि वो राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, तो राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है तो फिर सारी शक्तियां किसके पास में आ गई? सेंटर के पास में, संसद के पास में, संसद के हाथ में आ चुका है। तो संसद जो है वो इसमें चेंज कर सकती है, और वो ही इन्होंने किया है। तो राष्ट्रपति के प्रेसिडेंशियल
ऑर्डर के द्वारा, राष्ट्रपति के एक ऑर्डर के द्वारा यह अनुच्छेद हटाया गया और इसी कारण ये तत्काल प्रभाव से रिमूव कर दिए गए। आर्टिकल 35A और आर्टिकल 370 के भाग 2 और 3। और ये देखिए जो राष्ट्रपति शासन है उसमें आर्टिकल 356 में क्या है, 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। इसमें आप ये ख देखिएगा क्या है, यह घोषणा कर सकेगा कि राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रोक्तव्य होगी। तो आप ये ध्यान में रखें पॉइंट्स। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। हालांकि ये जो राष्ट्रपति करता है ये मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पे करता है, लेकिन वो राष्ट्रपति का ही माना जाएगा। इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाने संबंधी संकल्प किस सदन में पेश किया गया था? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? उच्च सदन में इसे रखा गया। उस सदन से मतलब राज्यसभा। और किसके द्वारा रखा गया था? गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। देखिए दोस्तों एक पॉइंट यहाँ बताना बहुत ज़रूरी है, उसमें आपको कहीं कंफ्यूज ना हो। आर्टिकल 370 के जो क्लोज 2 और 3 को हटाना और 35A को हटाना, ये तो तत्काल प्रभाव से तुरंत हटा दिए गए थे। और जम्मू कश्मीर में जो अब इसको राज्य का दर्जा समाप्त करके और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में जो विभाजन किया गया है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, ये अलग चीज़ है। ये बिल है जो कि राज्यसभा में रखा गया, वहाँ से पास हो चुका है। लोकसभा में जो है वो चल रहा है, या तो हो जाएगा आज या अब तक हो गया होगा, या भी जो कार्यक्रम चल रहा होगा उसका। तो उस तरीके से जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल इस तरह से करके और ये पास हो जाएगा, तब केंद्र शासित प्रदेश के रूप में ये हमारे सामने आएगा। तो अभी ये चल रहा है, बिल चल रहा है, फिर ये लॉ बन जाएगा, कानून बन जाएगा। तो आप ध्यान में रखिएगा, आर्टिकल 370 और 35A को हटाना ये अलग चीज़ है। इन्हें तो राष्ट्रपति के द्वारा प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के माध्यम से तुरंत प्रभाव से हटा दिया गया, लेकिन बिल है तो इसे पास करना पड़ेगा राज्यसभा और लोकसभा में, और फिर राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षर होते हैं, ये अलग चीज़ है। नेक्स्ट है, नए विधेयक के अनुसार जम्मू कश्मीर के अब कितने केंद्र शासित प्रदेश बनेंगे? तो ये आपको कल भी बता चुके थे, 2 बनेंगे, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। और तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सेकंड। और इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान में रखने वाली है कि इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा किसके पास होगी? जम्मू कश्मीर के पास। लद्दाख के पास में विधानसभा नहीं होगी। और मित्रों एक चीज़ आप ध्यान में और रखिएगा, जो लद्दाख की जनता है वो काफ़ी समय से इस चीज़ के लिए प्रयासरत थी कि हमें केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया जाए। तो वो लगातार वहाँ के लोग ये डिमांड कर रहे थे और अब वो जाकर के इसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया है, J&K से अलग करके। इसके अलावा देखिएगा जम्मू कश्मीर के अलावा विधानसभा और किन किन केंद्र शासित प्रदेशों में है? तो दिल्ली और पुदुचेरी में, जिसे आप पांडिचेरी कहते हैं, तो ये पुदुचेरी में है, दिल्ली और पुदुचेरी। और लद्दाख की स्थिति है चंडीगढ़ जैसी, क्योंकि वहाँ विधानसभा नहीं है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य के नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता होती थी? अब नहीं है, लेकिन ये पहले होती थी। आर्टिकल 35A था, उसमें नागरिकता से संबंधित चीज़ें थी। तो इसका राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर। वहाँ के व्यक्ति के पास 2 नागरिकताएं होती थी, भारत की भी नागरिकता और जम्मू कश्मीर की भी नागरिकता। अब एकल नागरिकता होगी। जम्मू कश्मीर के आखिरी सीएम कौन थे या कौन था? तो उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और राहुल गांधी। तो देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति शासन अभी तो लगा हुआ है, और राष्ट्रपति शासन लगने से पहले लास्ट सीएम जो है वो जम्मू कश्मीर की कौन थी? तो वो थी महबूबा मुफ्ती। और राज्यपाल कौन थे वर्तमान में? अभी भी जो राज्यपाल हैं वहाँ के, इनका भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जिस तरह से वहाँ शांति व्यवस्था को कायम रखा गया है, तो उसमें इनका भी बहुत बड़ा योगदान है, सत्यपाल मलिक। तो ये राज्यपाल हैं वहाँ के। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर से संबंधित विधेयक पारित होने के पश्चात भारत में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति क्रमशः क्या होगी? तो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम जो है ये पारित होने के बाद में क्या स्थिति हो जाएगी? तो देखिए दोस्तों, वर्तमान में क्या स्थिति है, 29 राज्य
और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। लेकिन ये पारित होने के बाद में चूंकि जो जम्मू कश्मीर है राज्य का दर्जा हटा दिया गया है और केंद्र शासित प्रदेश में डिवाइड कर दिया गया है, 2 केंद्र शासित प्रदेश बन जाएंगे। तो फिर स्थिति क्या हो जाएगी, 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट है आर्टिकल 370 को किस क्लॉज के तहत हटाया गया था। तो ये अभी मैंने आपको मूल बेर एक्ट के अंदर ये चीज पढ़ाई थी। इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, 3rd सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अच्छा एक चीज इसमें नोट मैंने और लिखा है कि आर्टिकल 370 को पूरी तरह नहीं हटाया गया है। आर्टिकल 370 का जो भाग 1 है क्लोज फर्स्ट, इसे रखा गया है, जिसमें मुख्य रूप से बात यह है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, और 2 और 3 को रिमूव कर दिया गया है। नेक्स्ट है प्रश्न 13 कि किस अनुच्छेद के तहत संसद किसी राज्य का विभाजन कर सकती है। तो ये जिस आर्टिकल के तहत अमित शाह जी ने ये बिल रखा है, तो किसके तहत राज्य को जो है वो घटा सकती है, बढ़ा सकती है, नामकरण जो नाम चेंज कर सकती है, किस में, वो है आर्टिकल 3 आर्टिकल 3 के तहत। ये देखिएगा दोस्तों, जो भाग फर्स्ट है संविधान का हमारा, तो इसमें देखिए आर्टिकल 3 क्या है, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। तो इसका राइट आंसर जो है वो आर्टिकल 3। ये देखिएगा थोड़ा सा डिटेल में और देखिए क्या लिखा हुआ है कि संसद विधि द्वारा किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी, क्षेत्र बढ़ा सकेगी, घटा सकेगी, सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी, नाम में परिवर्तन कर सकेगी। तो इस तरह की जो चीजें हैं, सब किस में है, आर्टिकल 3 के तहत किया जा रहा है। ये देखिए दोस्तों, थोड़ा सा मैप के माध्यम से इसको समझिए। ये जैसे पूरा जम्मू कश्मीर है, तो इसमें हम तो ये जम्मू कश्मीर से मतलब पूरा ही जम्मू कश्मीर लेते हैं, लेकिन जो आप रेड में आपको दिख रहा है, भारत के अधिकार में वर्तमान में इतना ही है। इस तरफ वाला ये वाला भाग है, ये तो चीन ने अपना कब्जा जमा रखा है। ऊपर वाला जो है इसको हम कहते हैं पाक अधिकृत कश्मीर। ये जो लेफ्ट में ये आप देख रहे हैं, ये पाक अधिकृत कश्मीर है, जिसको आप पीओके कहते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं बीच में रेड वाला, तो इसमें इस प्रकार से बीच में जो है इस तरफ तो ये केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर बन जाएगा, और इस तरफ जो राइट वाला है ये बन जाएगा लद्दाख। ये 2 केंद्र शासित प्रदेश बन जाएंगे। और चूंकि अमित शाह जी ने आज बिल्कुल क्लियर बोला है, जो राज्यसभा में या लोकसभा की बात है, कि हमारा ये जो जम्मू कश्मीर से मतलब हम बोल रहे हैं, तो उससे मतलब पूरा पाक अधिकृत कश्मीर भी इसमें इंक्लूड है, वो कोई अलग नहीं है वो। तो ये कुछ एक मेन पॉइंट है, आप ध्यान में रखें। लेकिन अभी भारत के पास में यही है जो आप देख रहे हैं। ये एक मैप में और देखिएगा, पाक अधिकृत कश्मीर में जो हिस्सा है, पाक ने अपना अधिकार कर रखा है। हिस्सा क्या है, अधिकार कर रखा है, उसने ज़बरदस्ती कब्जा कर रखा है। इधर चीन वाला है, जिसको आप अक्साई चीन कहते हैं, और ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये कुछ और मैप की झांकियां हैं, आप एक बार देख लीजिए इसको। एक देश एक झंडा, 28 राज्य, 9 केंद्र शासित प्रदेश। और जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं, तो इसमें देखिएगा जो ये लद्दाख और करगिल, ये वाला पार्ट जो है ये पूरा लद्दाख बन जाएगा केंद्र शासित प्रदेश, और ये वाला जो है ये पूरा आ जाएगा जम्मू कश्मीर में। और एक ये कुछ एक मेन पॉइंट झांकियाँ और है, कुछ चित्र जो हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, और आशा है आपको निश्चित रूप से इसमें फ़ायदा होगा। और जैसे जैसे समय निकलेगा इसमें और भी कई पॉइंट सामने आएंगे, वो आपको ज़रूर बताएंगे। इसके साथ ही आपसे भी एक क्वेश्चन आज पूछा जाएगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इनसे जुड़ा हुआ है। आपको ये बताना है कि भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला 1 नंबर पे और 2 नंबर पे कौन सा है।
यानी 1 नंबर पे जो पूरे भारत में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है, पहले आपको उसका नाम लिखना है 1 नंबर लिख के। उससे कम फिर जो दूसरे नंबर का जिला है क्षेत्रफल में भारत का, उसका नाम भी आपको लिखना है। तो ये आपका क्वेश्चन है आज का। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक बार जॉस्ट्री में। दोस्तों आज की जो है वीडियो वह है बिहार के वर्तमान मंत्रिमंडल 2020 की। दोस्तों बिहार के सभी एग्ज़ामों के लिए ये जो है आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है 2020 में। दोस्तों ये जो है अभी तो शुरुआत है, अभी जो है जनवरी तक 2020 जनवरी तक ये अपडेटेड है। इसके बाद भी जो है सेम ही होने वाली है। अगर कुछ उलटफेर होगी या कुछ चेंजेस होंगे तो मैं आपको जो है सबसे पहले अपडेट कर दूंगा अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार और आपको बताना चाहूँगा कि इसके बाद वाली जो है सेकेंड पार्ट इसके आएगी। ये फर्स्ट पार्ट है, इसमें आपको 30 ऐसे जो है जो मंत्रियों के नाम आएंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और काफ़ी ज़्यादा जो है क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। मैंने वही सारे चुने हैं और इसकी सेकेंड पार्ट भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। आपको जो है हो सके तो आपको नेक्स्ट डे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और आपको जो है वीडियो की जो है वह लास्ट जब एंडिंग होते वक्त आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले आप लोग करिए इस वीडियो को लाइक और अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर ले, क्योंकि आपके लिए इसी तरह के जो है वह मज़ेदार सी वीडियो लेके आते रहते हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पूरी डिटेल आज इस वीडियो में। दोस्तों आज जो है हम यहाँ पे देखने वाले मंत्रिमंडल के नाम, जो बिहार के कौन कौन से मंत्री हैं वो कौन से पोस्ट पे हैं तो वो देखेंगे। दोस्तों अगर आप हमसे डायरेक्ट अगर बात करना चाहेंगे तो आपको मैंने अपने इंस्टाग्राम का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ जाके एक बार चेकआउट करें और हमसे बात कर सकते हैं वहाँ पे किसी भी विषय या किसी भी जो है आप जो है वहाँ पे जो रिक्रूटमेंट आती है उसके लिए भी आप हमसे वहाँ पे बात कर सकते हैं। चलिए आज देखते हैं सबसे पहला जो है मंत्री वह बिहार के मुख्यमंत्री के बारे में। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? नीतीश कुमार जी जो हैं वह बिहार के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है दोस्तों, और बहुत भी इंटरेस्टिंग सी बात आपको जो है इस वीडियो में पता चलेगी, तो आप लोग बने रहिए पूरा देखिए। चलिए नेक्स्ट है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री कौन है। जी हाँ दोस्तों, बिहार के उप मुख्यमंत्री कौन है? तो बिहार के उप मुख्यमंत्री जो हैं वो सुशील कुमार मोदी जी हैं। जी हाँ दोस्तों, सुशील कुमार मोदी जी बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, बिहार के राज्यपाल कौन है? दोस्तों बिहार के राज्यपाल जो हैं वह फागु चौहान जी हैं। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में जो है करीब 1.5 से 2 महीने पहले ये बदले गए थे और अगर आप बाद में देखें तब भी आप लोग इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं। बिहार के जो है राज्यपाल कौन है वर्तमान में? फागु चौहान जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा अध्यक्ष के कौन है? जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा अध्यक्ष कौन है? तो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष जो हैं या स्पीकर हम कह लें विजय कुमार चौधरी जी हैं। ठीक है दोस्तों, और ये जो है सरारंजन क्षेत्र जो कि समस्तीपुर ज़िले में पड़ता है, उस सरारंजन क्षेत्र से जो है ये विधायक हैं और ये जो है बिहार विधानसभा अध्यक्ष भी हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार विधानसभा में के जो है विपक्ष के नेता कौन है? जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा के जो है विपक्ष के नेता कौन है? तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं जो लालू जी के बेटे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि बिहार विधान परिषद के सभापति कौन है? जी हाँ दोस्तों, आपको मैंने पहले बताया बिहार विधानसभा, अब बता रहा हूँ बिहार विधान परिषद। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये सारी जो भी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी वो हर एक एग्ज़ाम होती है, अगर बिहार की होती है तो इसमें क्वेश्चन आती ही आती है, तो इसलिए आप लोग ध्यान में ज़रूर रखें। बिहार विधान परिषद के जो है सभापति कौन है वर्तमान में? तो मोहम्मद हारून राशिद। जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद हारून राशिद जो हैं वह बिहार विधान परिषद के जो हैं वह सभापति हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है विधान परिषद के नेता सत्तारूढ़ दल के कौन हैं, जिसे हम पक्ष कह सकते हैं। तो सत्तारूढ़ दल के नेता जो हैं बिहार विधान परिषद में श्री नीतीश कुमार जी हैं। ठीक है, और ये जो हैं अभी वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री भी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार विधान परिषद में विपक्ष के नेता कौन है? जी हाँ दोस्तों,
बिहार विधान परिषद में विपक्ष के नेता कौन है? आपको मैंने इससे पहले जो है वह सभा का बताया था, अभी जो है परिषद का बता रहा हूँ। तो श्रीमती राबड़ी देवी हैं, ठीक है दोस्तों, और इन्हीं के पुत्र जो हैं वह बिहार विधानसभा में जो है विपक्ष के नेता हैं, और ये जो है श्रीमती राबड़ी देवी वह परिषद में जो है वह विपक्ष के नेता हैं। यह एकमात्र ऐसी महिला है जो बिहार की जो लेडी यानी कह ले महिला मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के गृह मंत्री कौन है? जी हाँ दोस्तों, बिहार के गृह मंत्री कौन है? बहुत सारे स्टूडेंटों का यहाँ पे जो है कन्फ्यूजन होगा कि नीतीश कुमार जी तो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो ये गृह मंत्री कैसे? तो मैं बता दूं, इन्हें अतिरिक्त प्रभार जो है दिया गया है, ये अपने ऊपर रखे हुए हैं, जो कि मुख्यमंत्री पद और गृह मंत्री के जो है पद पे जो है यही कार्यरत होते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के वित्त मंत्री कौन है? जी हाँ दोस्तों, बिहार के वित्त मंत्री के बारे में भी बता दूं कि सुशील कुमार मोदी जी हैं। जी हाँ दोस्तों, बिहार के वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी जी हैं, जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं ही, वर्तमान में भी हैं। तो दोस्तों ये अतिरिक्त प्रभार लिए हुए हैं, जिस तरह से नीतीश कुमार जी के ऊपर जो अतिरिक्त प्रभार है, उसी तरह जो है सुशील कुमार मोदी जी के ऊपर भी जो है वह अतिरिक्त प्रभार है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के कृषि मंत्री कौन है? जी हाँ दोस्तों, बिहार के कृषि मंत्री कौन है? तो फ्रेंड्स बता दूं, वर्तमान में जो है बिहार के कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार जी हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे बात हो रही है अब बिहार के स्वास्थ्य मंत्री की। तो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री जो है मंगल पांडे जी हैं दोस्तों। ज़रूर ध्यान में रखिए, ये सारे जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोग ज़रूर ध्यान में रखें और याद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? जी हाँ दोस्तों, बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? श्रवण कुमार जी है। कौन है दोस्तों? बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री जो है श्रवण कुमार जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है, जिसे हम एजुकेशन मिनिस्टर भी कहते हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री तो कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा जी हैं। कौन है दोस्तों? कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा जी बिहार के शिक्षा मंत्री हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार के पथ निर्माण मंत्री कौन है? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे बात हो रही है बिहार के पथ निर्माण मंत्री की, तो नंद किशोर यादव जी। जी हाँ दोस्तों, नंद किशोर यादव जी जो हैं वह बिहार के पथ निर्माण मंत्री हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण एवं गन्ना मंत्री कौन है? बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण एवं गन्ना मंत्री कौन है? तो खुर्शीद उर्फ फिरोज़ अहमद। जी हाँ दोस्तों, खुर्शीद उर्फ फिरोज़ अहमद जो है बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण एवं गन्ना मंत्री हैं दोस्तों। इनके बारे में एक और इम्पोर्टेंट जानकारी दे दूं कि इनका नाम जो है आप अगर मंत्रिमंडल में अगर सर्च करोगे या देखोगे तो सिर्फ जो है वह खुर्शीद के ही नाम से आपको जो है बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री एवं गन्ना मंत्री के रूप में आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी। लेकिन इनका जो है उर्फ एक जो है ज़्यादा नाम जिनका होता है, एक से ज़्यादा नाम, तो वो अपने जो है नाम के पीछे लगाते हैं। तो ये उर्फ फिरोज़ अहमद, आप इन्हें दोनों नाम से भी जान सकते हैं दोस्तों। अगर दोनों में से कोई भी नाम आए तो आप वहाँ पे टिक कर सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार के ऊर्जा उत्पाद व मध निषोध मंत्री कौन है? जी हाँ दोस्तों, बिहार के ऊर्जा उत्पाद व मध निषोध मंत्री कौन है? तो विजेंद्र प्रसाद यादव जी। कौन है दोस्तों? बिहार के ऊर्जा उत्पाद व मध निषोध मंत्री हैं विजेंद्र प्रसाद यादव जी। जी हाँ दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार राज्य पर्यटन मंत्री कौन है? जी हाँ दोस्तों, बिहार राज्य के जो है वह पर्यटन मंत्री कौन है वर्तमान में? तो कृष्णा कुमार जी जो हैं वह बिहार राज्य पर्यटन मंत्री हैं, कृष्णा कुमार जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? जी हाँ दोस्तों, पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो संजय करोल हैं दोस्तों। ये तो मंत्रिमंडल में नहीं आती है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, इसलिए हम जो है इसमें ऐड करे हैं। तो पटना हाई कोर्ट के जो है मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो संजय करोल जी हैं। चलिए हाल ही में ये चेंज हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के लोकायुक्त कौन है? जी हाँ दोस्तों, बिहार के लोकायुक्त कौन हैं? तो बिहार के जो है लोकायुक्त वह श्याम किशोर शर्मा जी हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि बिहार के पिछड़ा वर्ग
एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री कौन है? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन है बिहार के पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री कौन है? तो ये जो है विनोद कुमार सिंह जी हैं। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके सभी एग्ज़ामों में काम आने वाली ये सारी क्वेश्चन हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार के मुख्य सचिव कौन है? तो दोस्तों बिहार के जो है वर्तमान में मुख्य सचिव वह है दीपक कुमार जी। ठीक है दोस्तों, दीपक कुमार जी हैं बिहार के मुख्य सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के महाअधिवक्ता कौन है? तो फ्रेंड्स, बिहार के महाअधिवक्ता कौन है? जी हाँ दोस्तों, ललित किशोर सिंह बिहार के महाअधिवक्ता कौन है वर्तमान में? तो ललित किशोर सिंह जी जो हैं वो वर्तमान में अभी बिहार के महाअधिवक्ता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी कौन है? बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी कौन है? HR श्रीनिवास। जी हाँ दोस्तों, बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी कौन है? तो HR श्रीनिवास हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो बिहार के मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो अशोक कुमार सिंह जी हैं। ठीक है दोस्तों, बिहार के मुख्य चुनाव आयुक्त अशोक कुमार सिंह जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य के महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। राज्य के यानी कि बिहार राज्य के महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो दिलमणि मिश्र जी, दिलमणि मिश्र जी हाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के स्वर्ण जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? बिहार के स्वर्ण जाति आयोग के अध्यक्ष जो हैं वह DK त्रिवेदी गुप्ता जी हैं। जरूर ध्यान में रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के पुलिस महानिर्देशक कौन है? जी हाँ दोस्तों, बिहार के पुलिस महानिर्देशक कौन है? तो वर्तमान में जो है बिहार के पुलिस महानिर्देशक वह गुप्तेश्वर पांडे जी हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसकी सेकेंड पार्ट जो है आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, आपको जो है नेक्स्ट डे इसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा। ये सारी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप बिहार के किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं, तो खासकर अगर जो है किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं बिहार के लिए, तो आप इस वीडियो को पूरा याद कर ले। चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगली वीडियो। देख बिना ब्रेक डाउनलोड तक ऐप। हिंदी फिल्म जगत में बिहार से आने वाले अभिनेताओं और अभिनेत्रियों ने धूम मचा रखी है। आज हम आपको ऐसे ही कई बिहारी अभिनेताओं के बारे में बताएंगे जिनके बारे में जानकर आप यही कहेंगे कि ये भी बिहारी हैं। फिल्म अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा का जन्म जमशेदपुर में हुआ। प्रियंका चोपड़ा के सफल फिल्मी करियर ने इन्हें बॉलीवुड की सबसे अधिक वेतन पाने वाली अभिनेत्रियों में से एक बना दिया। इनके नाम सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 4 श्रेणियों में फिल्म फेयर पुरस्कार मिले। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत सिंह राजपूत का जन्म पटना में हुआ। सुशांत की एंट्री बॉलीवुड में भले ही कायपोचे से लीड से हुई हो, लेकिन इससे पहले वो टीवी सीरियल्स के जरिए घर घर में राज कर चुके थे। सुशांत अब तक कई फिल्मों में काम कर चुके हैं। सोनाक्षी सिन्हा। फैशन डिजाइनिंग करते हुए सोनाक्षी ने बॉलीवुड में एंट्री ली और रजो के कैरेक्टर ने उन्हें दबंग गर्ल बना दिया। सलमान के साथ दबंग तो अक्षय के साथ राउरी राठौर जैसी उन्होंने हिट फिल्में दी। भागलपुर की नेहा शर्मा की बॉलीवुड में सरप्राइज एंट्री हुई। फिल्म कुक से नेहा शर्मा के सफर की शुरुआत हुई। उसके बाद नेहा ने कई फिल्मों में काम किया। आज नेहा शर्मा बॉलीवुड में एक बड़ा नाम है। पश्चिमी चंपारण के एक छोटे से गांव से बॉलीवुड में मनोज वाजपेयी ने तब जगह बनाई जब वहां चुनिंदा बिहारियों के ही नाम जाने जाते थे। मनोज ने एक्टिंग के बदौलत वो सब कुछ हासिल किया जिससे बिहारियों को बॉलीवुड में पहचान मिली। बॉलीवुड का ऐसा चेहरा जिसके आते ही लोग खामोश हो जाते थे। शत्रुघ्न सिन्हा का जन्म पटना में हुआ। खलनायक हो या नायक, जिस रंग में शत्रुघ्न सिन्हा आए दर्शकों ने दिल से लगा लिया। यही वजह है शत्रुघ्न सिन्हा को बिहारी बाबू के नाम से भी जाना जाता है। आर माधवन उर्फ माधवन। जमशेदपुर में जन्मे माधवन 2 बार हिंदी सिनेमा में फिल्म फेयर पुरस्कार जीत चुके हैं। साथ ही इन्हें तमिलनाडु स्टेट अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। तनुश्री दत्ता का जन्म जमशेदपुर में हुआ। फेमिना मिस इंडिया का खिताब जीतने के बाद साल 2005 में तनुश्री ने फिल्म आशिक बनाया आपने से हिंदी सिनेमा में कदम रखा।
पटना में जन्मे शेखर सुमन एक भारतीय अभिनेता और टीवी कलाकार हैं। शेखर सुमन ने अपने थिएटर करियर की शुरुआत टेलीविजन सीरियल वाह जनाब से की थी और इन्होंने अपना फिल्मी करियर की शुरुआत फिल्म उत्सव से की थी। गुरमीत चौधरी भागलपुर जिले से ताल्लुक रखते हैं। गुरमीत चौधरी ने अपने करियर की शुरुआत छोटे पर्दे से की थी। इनका पहला सीरियल रामायण था, जिसमें गुरमीत ने भगवान राम का किरदार निभाया था। बाद में इन्होंने कई शो में काम किए। आज गुरमीत सफल अभिनेता है। श्वेता बासु, इनका जन्म जमशेदपुर में हुआ। पहली फिल्म में दमदार अभिनय की वजह से श्वेता बासु को कई फिल्मों में काम करने का मौका मिला। अखिलेंद्र मिश्रा को 1990 के दशक में दूरदर्शन पर चंद्रकांता में उनके किरदार के लिए जाना जाता है। इनके नाम से एक्टिंग में कई बड़े अवार्ड हैं। छोटे से लेकर बड़े पर्दे तक में अखिलेंद्र मिश्रा की एक अलग ही पहचान है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी संजय मिश्रा एक पॉपुलर स्टार हैं। संजय मिश्रा का जन्म दरभंगा में हुआ। पटना में जन्मे सुहासिनी मुले को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के अवार्ड से नवाजा जा चुका है। सुहासिनी मुले को फिल्म लगान में भुवन की मां के किरदार में पहचान मिली। एक्टर पंकज त्रिपाठी हाल के सालों में कई ब्लॉकबस्टर हिंदी फिल्मों का हिस्सा रहे हैं। गोपालगंज के रहने वाले पंकज ने रंगरेज, गैंग्स ऑफ वासेपुर, अग्निपथ, अपहरण, ओमकारा सहित कई फिल्मों में काम किया। अभिनेता विनय पाठक अपनी कॉमिक टाइमिंग की वजह से जाने जाते हैं। धनबाद में जन्मे विनय पाठक ने कई फिल्मों में महत्वपूर्ण रोल अदा किया। संदीप सिन्हा, फिल्म जगत का वो नाम जो कई हिट फिल्में दे चुकी है। संदीप सिन्हा का जन्म मुजफ्फरपुर में हुआ। शिल्पा शुक्ला वैशाली जिले से आती हैं। फिल्म जगत में एक एक सीढ़ी चढ़कर ऊंचाई तक पहुंचने वालों में से इनका भी एक नाम है। आलोक नाथ एक भारतीय फिल्म अभिनेता और टीवी कलाकार हैं, जो मुख्यतः हिंदी फिल्मों में नजर आते हैं। उन्हें हिंदी सिनेमा में बाबूजी के नाम से जाना जाता है। आलोक नाथ पटना से ताल्लुक रखते हैं। गैंग्स ऑफ वासेपुर का एक सॉन्ग जियो हो बिहार के लाला, जो आज भी लोगों की जुबान पर होता है, ये सॉन्ग भोजपुरी के स्टार और सिंगर एक्टर मनोज तिवारी ने गाया था। बिहार के भभुआ जिले से आने वाले मनोज तिवारी ने देशद्रोह सहित कई हिंदी फिल्मों में काम भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय चौधरी। आज आपके सामने फिर से एक नए वीडियो के साथ। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अभी जो हाल फिलहाल आर्टिकल 370 और 35A इनसे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप जानते हैं कि 5 अगस्त का दिन जो है वो एक ऐतिहासिक दिन बन चुका है और जो आज़ादी के बाद पहली बार इतने बड़े व्यापक स्तर पे यह डिसीजन लिया गया है। तो दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इन 13 क्वेश्चन में, ये लगभग 13 क्वेश्चन हैं। आपके इन 13 क्वेश्चन में कितने सही होते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और देखिए, कल भी एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें आपको ये बताया गया था कि क्या ऐसे कारण थे जिसकी वजह से 370 और 35A जो है इन्हें रिमूव किया गया है। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, 10-11 मिनट का है, लेकिन उसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग आपके काम के हैं। तो आज हम आगे बात करते हैं। और इसके साथ ही देखिएगा, ये जो पूरी PDF फाइल है इसमें क्वेश्चन के साथ साथ में मैप जो कि जम्मू कश्मीर से संबंधित, भारत के नक्शे से संबंधित हो, या इसके साथ में जो संविधान का बेयर एक्ट है ओरिजिनल, उसके जो भी महत्वपूर्ण पेज हैं इनसे जुड़े हुए, वो सब इसमें मैंने ये इंक्लूड किए हैं इस PDF फाइल में। और ये PDF फाइल जो है ये अपने टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, उस पर मैं सेंड कर दूंगा टेलीग्राम पे, और आप वहाँ जाकर के भी इस पूरी PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं और आराम से पढ़ लीजिएगा। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि आर्टिकल 370 जो कि जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध से संबंधित है का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है। देखिए दोस्तों, इसे एक क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन बनते हैं आपके। सबसे पहला तो कि आर्टिकल 370 जो है इसका नाम क्या है। वैसे इस आर्टिकल 370 का संविधान के जो बेयर एक्ट है उसमें जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध से संबंधित। तो सबसे पहली बात तो है कि जो विशेष दर्जा दिया गया था 370 के अंतर्गत, ये अस्थायी है और इस अस्थायी को अब जाकर के और ये समाप्त किया गया है। इसमें जो जवाहरलाल नेहरू जी हैं उनका एक कोटेशन था कि आर्टिकल 370 है ये घिसते घिसते अपने आप ही घिस जाएगा। तो अमित शाह जी ने कल जो ये राज्यसभा में बोल रहे थे इससे संबंधित,
तब उसमें उन्होंने कहा था लेकिन ये आज तक नहीं घिसा, तो अब इसको हटाना ही पड़ेगा और इसे हटा दिए गए हैं। तो किस राज्य से हैं ये, जो कौन से भाग में इसका वर्णन किया गया है? भाग 20, भाग 21, भाग 22 और कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा भाग 21। संविधान में कुल कितने भाग हैं? 22 भाग हैं संविधान में। आर्टिकल कितने हैं? 395, 395। ये देखिएगा संविधान का भाग 21, इसका नाम ही क्या है? अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। ये तो भाग 21 का नाम है। और इसमें जो अनुच्छेद है 370, उसमें क्या लिखा गया है? जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। जैसे भाग 20 है, तो भाग 20 में एक ही आर्टिकल है और वो है 368। किससे संबंधित है ये? संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया। तो आप ये ध्यान में रखें हर चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है? तो अब ये क्या है, ये जो विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था अस्थायी? तो इसका राइट आंसर होगा आर्टिकल 370। इसके तहत एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था इसे। और जो आर्टिकल 35A है वो भी इसी के अंतर्गत ही, 370 के अंतर्गत ही बाद में जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, जम्मू और कश्मीर का भारत में विलय कब हुआ था? तो देखिए दोस्तों, जो उसमें कश्मीर के राजा थे, 1947 के समय की बात है, जो वहाँ के राजा थे हरि सिंह, तो उन्होंने भारत के साथ विलय पत्र पे हस्ताक्षर किए थे और भारत में उन्होंने मिलना स्वीकार किया था। तो ये कब हुआ था विलय जम्मू कश्मीर का भारत में? 26 अक्टूबर 1947 को। ये तारीख आप ध्यान में रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, भारत में विलय के समय जम्मू कश्मीर ने कौन से अधिकार भारत को दिए थे? तो दोस्तों इसमें भारत को जम्मू कश्मीर से संबंधित कौन से अधिकार थे? विदेश मामले, रक्षा और संचार, या सभी? तो ये जो विदेश मामले, रक्षा और संचार, ये तीनों से ही है। इसका राइट आंसर होगा डी, सभी। केवल ये अधिकारी भारत को थे, इसके अलावा जितने भी राइट हैं वो सब किसके पास थे? खुद जम्मू कश्मीर के पास में। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर का संविधान किस दिन से प्रभाव में आया? देखिए जम्मू कश्मीर का अलग से संविधान था, आपको जैसा कि कल वीडियो में बताया था। 2 झंडे, वहाँ का राष्ट्र ध्वज अलग, जम्मू कश्मीर को छोड़ के हमारा जो भारत का है तिरंगा वो अलग था। 2 राष्ट्र, जैसे 2 प्रधान, 2 निशान, तो इस तरह से अलग अलग चीज़ें हैं। वहाँ की दोहरी नागरिकता, जम्मू कश्मीर का जो नागरिक है उसको वहाँ की भी नागरिकता लेनी होती है, वहाँ का भी नागरिक है वो, और इसके अलावा भारत का भी नागरिक, तो दोहरी नागरिकता। तो कई विचित्र प्रकार की चीज़ें थी। तो उसी प्रकार से जम्मू कश्मीर में भी संविधान सभा थी, और जो कि बहुत समय पहले ही जो है वो हो चुकी है ख़त्म। तो जम्मू कश्मीर का अलग से संविधान है, भारत का संविधान अलग और जम्मू कश्मीर का संविधान अलग। तो वो संविधान किस दिन से प्रभाव में आया था, ये आपके सामने अलग अलग लिखी हुई है तारीखें जो हैं। तो इसका सही आंसर होगा 26 जनवरी 1957 से जम्मू कश्मीर का जो संविधान है वो प्रभाव में आता है। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 व आर्टिकल 35A को किसके द्वारा समाप्त किया गया? संसद के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, लोकसभा के द्वारा और प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। प्रेसिडेंशियल से मतलब है कि राष्ट्रपति के द्वारा ऑर्डर निकाल करके, एक नोटिफिकेशन निकाल करके। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन में से है। अच्छा एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, हम ये बार बार कह रहे हैं कि आर्टिकल 370 को भी समाप्त कर दिया गया है। इसका मतलब आप ये समझिए कि आर्टिकल 370 का जो भाग है क्लोज फर्स्ट, उसको छोड़ करके और 370 का 2 और 3 उनको समाप्त किया गया है। 370 का जो 1 है क्लोज फर्स्ट वो अभी भी बरकरार है। क्या है 1? 370 का 1 कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, उसको रखा गया है। 2 और 3 को हटा दिया गया है। और 35A है, ये तो पूरा जो है इसे पूरी तरह से रिमूव कर दिया गया है, जिसमें जम्मू कश्मीर डिसाइड करता था कि कौन जम्मू कश्मीर का नागरिक होगा, किसे नागरिकता मिलेगी, किसे नहीं मिलेगी।
तो इसका राइट आंसर होगा डी, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। देखिए दोस्तों, थोड़ा इस पर हम और डिटेल में बात करते हैं। अभी जैसे अगर आपने भाषण सुना हो राज्यसभा में अमित शाह जी का, तो उस समय जो विरोध उनका कर रहे थे इनको हटाने से संबंधित, उन्होंने ये कहा कि आपने आर्टिकल 370 को हटाया, आर्टिकल 35A को जो आप हटाने की बात कर रहे हैं ये आप गलत तरीके से कर रहे हैं। संविधान में बिना संशोधन किए आप ये इसको कैसे हटा सकते हैं। तब इन्होंने ये कहा अमित शाह जी ने कि बिल्कुल हम कानून के अनुसार ही काम कर रहे हैं, संविधान के अकॉर्डिंग ही काम कर रहे हैं, क्योंकि आर्टिकल 370 का जो क्लोज 3 है उसमें ही लिखा हुआ है कि जो राष्ट्रपति है वो इस अनुच्छेद को हटा सकता है। किसके परामर्श से? जम्मू कश्मीर की संविधान सभा के परामर्श से। लेकिन संविधान सभा तो रही नहीं, तो फिर वहां की विधानसभा के परामर्श से। लेकिन अभी की स्थिति यह है कि वहां पर जम्मू कश्मीर में क्या है? राष्ट्रपति शासन है। और जब राष्ट्रपति शासन होता है, सारी शक्तियां उस स्टेट की किसके पास आ जाती है? सेंटर के पास में आ जाती है। और उस पर कोई भी कानून या नियम बनाने का जो अधिकार है वो किसको होता है? पार्लियामेंट को होता है। तो पूरी तरह से संविधान के अकॉर्डिंग ही काम किया गया है। इसका राइट आंसर होगा प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, डी होगा। इसमें देखिएगा ये आर्टिकल 370 है और इस 370 का ये 3rd भाग देखिए आप क्या है। 2 और 3 हटाए गए हैं, ये तीसरा भी हटाया गया। क्या है? इस अनुच्छेद के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रपति लोक अधिसूचना द्वारा, आप जो पढ़ रहे हैं प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, वो यही है, लोक अधिसूचना द्वारा घोषणा कर सकेगा कि यह अनुच्छेद प्रवर्तन में नहीं रहेगा। और बाकी आगे इसमें क्या है? राष्ट्रपति द्वारा ऐसी अधिसूचना निकाले जाने से पहले खंड 2 में निर्दिष्ट उस राज्य की संविधान सभा की सिफारिश आवश्यक होगी। तो आप जानते हैं संविधान सभा कब की समाप्त हो चुकी? विधानसभा अभी चूंकि वो राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, तो राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है तो फिर सारी शक्तियां किसके पास में आ गई? सेंटर के पास में, संसद के पास में, संसद के हाथ में आ चुका है। तो संसद जो है वो इसमें चेंज कर सकती है और वो ही इन्होंने किया है। तो राष्ट्रपति के प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के द्वारा, राष्ट्रपति के एक ऑर्डर के द्वारा यह अनुच्छेद हटाया गया और इसी कारण ये तत्काल प्रभाव से रिमूव कर दिए गए। आर्टिकल 35A और आर्टिकल 370 के भाग 2 और 3। और ये देखिए जो राष्ट्रपति शासन है उसमें आर्टिकल 356 में क्या है? 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। इसमें आप ये ख देखिएगा क्या है? यह घोषणा कर सकेगा कि राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रोक्तव्य होगी। तो आप ये ध्यान में रखें पॉइंट्स। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। हालांकि ये जो राष्ट्रपति करता है ये मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पे करता है, लेकिन वो राष्ट्रपति का ही माना जाएगा। इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाने संबंधी संकल्प किस सदन में पेश किया गया था? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? उच्च सदन में इसे रखा गया। उस सदन से मतलब राज्यसभा। और किसके द्वारा रखा गया था? गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। देखिए दोस्तों, एक पॉइंट यहाँ बताना बहुत ज़रूरी है, उसमें आपको कहीं कंफ्यूज ना हो। आर्टिकल 370 के जो क्लोज 2 और 3 को हटाना और 35A को हटाना, ये तो तत्काल प्रभाव से तुरंत हटा दिए गए थे। और जम्मू कश्मीर में जो अब इसको राज्य का दर्जा समाप्त करके और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में जो विभाजन किया गया है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, ये अलग चीज़ है। ये बिल है जो कि राज्यसभा में रखा गया, वहाँ से पास हो चुका है। लोकसभा में जो है वो चल रहा है, या तो हो जाएगा आज या अब तक हो गया होगा, या भी जो कार्यक्रम चल रहा होगा उसका। तो उस तरीके से जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल इस तरह से करके और ये पास हो जाएगा, तब केंद्र शासित प्रदेश के रूप में ये हमारे सामने आएगा। तो अभी ये चल रहा है, बिल चल रहा है, फिर ये लॉ बन जाएगा, कानून बन जाएगा। तो आप ध्यान में रखिएगा, आर्टिकल 370 और 35A को हटाना ये अलग चीज़ है। इन्हें तो राष्ट्रपति के द्वारा प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के माध्यम से तुरंत प्रभाव से हटा दिया गया, लेकिन बिल है तो इसे पास करना पड़ेगा राज्यसभा और लोकसभा में, और फिर राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षर होते हैं, ये अलग चीज़ है। नेक्स्ट है,
नए विधेयक के अनुसार जम्मू कश्मीर के अब कितने केंद्र शासित प्रदेश बनेंगे? तो ये आपको कल भी बता चुके थे, 2 बनेंगे, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। और तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सेकंड। और इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान में रखने वाली है कि इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा किसके पास होगी? जम्मू कश्मीर के पास। लद्दाख के पास में विधानसभा नहीं होगी। और मित्रों, एक चीज़ आप ध्यान में और रखिएगा, जो लद्दाख की जनता है वो काफ़ी समय से इस चीज़ के लिए प्रयासरत थी कि हमें केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया जाए। तो वो लगातार वहाँ के लोग ये डिमांड कर रहे थे और अब वो जाकर के इसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया है, J&K से अलग करके। इसके अलावा देखिएगा, जम्मू कश्मीर के अलावा विधानसभा और किन किन केंद्र शासित प्रदेशों में है? तो दिल्ली और पुदुचेरी में, जिसे आप पांडिचेरी कहते हैं, तो ये पुदुचेरी में है, दिल्ली और पुदुचेरी। और लद्दाख की स्थिति है चंडीगढ़ जैसी, क्योंकि वहाँ विधानसभा नहीं है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य के नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता होती थी? अब नहीं है, लेकिन ये पहले होती थी। आर्टिकल 35A था, उसमें नागरिकता से संबंधित चीज़ें थी। तो इसका राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर। वहाँ के व्यक्ति के पास 2 नागरिकताएं होती थी, भारत की भी नागरिकता और जम्मू कश्मीर की भी नागरिकता। अब एकल नागरिकता होगी। जम्मू कश्मीर के आखिरी सीएम कौन थी या कौन था? तो उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और राहुल गांधी। तो देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति शासन अभी तो लगा हुआ है, और राष्ट्रपति शासन लगने से पहले लास्ट सीएम जो है वो जम्मू कश्मीर की कौन थी? तो वो थी महबूबा मुफ्ती। और राज्यपाल कौन थे वर्तमान में? अभी भी जो राज्यपाल हैं वहाँ के, इनका भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जिस तरह से वहाँ शांति व्यवस्था को कायम रखा गया है, तो उसमें इनका भी बहुत बड़ा योगदान है, सत्यपाल मलिक। तो ये राज्यपाल हैं वहाँ के। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर से संबंधित विधेयक पारित होने के पश्चात भारत में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति क्रमशः क्या होगी? तो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम जो है ये पारित होने के बाद में क्या स्थिति हो जाएगी? तो देखिए दोस्तों, वर्तमान में क्या स्थिति है, 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। लेकिन ये पारित होने के बाद में चूंकि जो जम्मू कश्मीर है, राज्य का दर्जा हटा दिया गया है और केंद्र शासित प्रदेश में डिवाइड कर दिया गया है, 2 केंद्र शासित प्रदेश बन जाएंगे। तो फिर स्थिति क्या हो जाएगी? 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट है, आर्टिकल 370 को किस क्लॉज के तहत हटाया गया था? तो ये अभी मैंने आपको मूल बैर एक्ट के अंदर ये चीज़ पढ़ाई थी। इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? 3rd, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अच्छा एक चीज़ इसमें नोट मैंने और लिखा है कि आर्टिकल 370 को पूरी तरह नहीं हटाया गया है। आर्टिकल 370 का जो भाग 1 है, क्लोज फर्स्ट, इसे रखा गया है, जिसमें मुख्य रूप से बात यह है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, और 2 और 3 को रिमूव कर दिया गया है। नेक्स्ट है प्रश्न 13 कि किस अनुच्छेद के तहत संसद किसी राज्य का विभाजन कर सकती है? तो ये जिस आर्टिकल के तहत अमित शाह जी ने ये बिल रखा है, तो किसके तहत राज्य को जो है वो घटा सकती है, बढ़ा सकती है, नामकरण जो नाम चेंज कर सकती है, किस में? वो है आर्टिकल 3, आर्टिकल 3 के तहत। ये देखिएगा दोस्तों, जो भाग फर्स्ट है संविधान का हमारा, तो इसमें देखिए आर्टिकल 3 क्या है? नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। तो इसका राइट आंसर जो है वो आर्टिकल 3। ये देखिएगा थोड़ा सा डिटेल में और देखिए क्या लिखा हुआ है कि संसद विधि द्वारा किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी, क्षेत्र बढ़ा सकेगी, घटा सकेगी, सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी, नाम में परिवर्तन कर सकेगी। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, सब किस में है? आर्टिकल 3 के तहत किया जा रहा है। ये देखिए दोस्तों, थोड़ा सा मैप के माध्यम से इसको समझिए। ये जैसे पूरा जम्मू कश्मीर है, तो इसमें हम तो ये जम्मू कश्मीर से मतलब पूरा ही जम्मू कश्मीर लेते हैं, लेकिन जो आप रेड में आपको दिख रहा है
भारत के अधिकार में वर्तमान में इतना ही है। इस तरफ वाला ये वाला भाग है, ये तो चीन ने अपना कब्जा जमा रखा है। ऊपर वाला जो है इसको हम कहते हैं पाक अधिकृत कश्मीर। ये जो लेफ्ट में ये आप देख रहे हैं ये पाक अधिकृत कश्मीर है, जिसको आप पीओके कहते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं बीच में रेड वाला, तो इसमें इस प्रकार से बीच में जो है इस तरफ तो ये केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर बन जाएगा, और इस तरफ जो राइट वाला है ये बन जाएगा लद्दाख। ये 2 केंद्र शासित प्रदेश बन जाएंगे। और चूंकि अमित शाह जी ने आज बिल्कुल क्लियर बोला है, जो राज्यसभा में या लोकसभा की बात है, कि हमारा ये जो जम्मू कश्मीर से मतलब हम बोल रहे हैं, तो उससे मतलब पूरा पाक अधिकृत कश्मीर भी इसमें इंक्लूड है, वो कोई अलग नहीं है वो। तो ये कुछ एक मेन पॉइंट है, आप ध्यान में रखें। लेकिन अभी भारत के पास में यही है जो आप देख रहे हैं। ये एक मैप में और देखिएगा, पाक अधिकृत कश्मीर में जो हिस्सा है पाक ने अपना अधिकार कर रखा है। हिस्सा क्या है? अधिकार कर रखा है, उसने ज़बरदस्ती कब्जा कर रखा है। इधर चीन वाला है जिसको आप अक्साई चीन कहते हैं, और ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये कुछ और मैप की झांकियां हैं, आप एक बार देख लीजिए इसको। एक देश एक झंडा, 28 राज्य, 9 केंद्र शासित प्रदेश। और जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं, तो इसमें देखिएगा जो ये लद्दाख और करगिल ये वाला पार्ट जो है ये पूरा लद्दाख बन जाएगा केंद्र शासित प्रदेश, और ये वाला जो है ये पूरा आ जाएगा जम्मू कश्मीर में। और एक ये कुछ एक मेन पॉइंट झांकियाँ और है, कुछ चित्र जो हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, और आशा है आपको निश्चित रूप से इसमें फ़ायदा होगा। और जैसे जैसे समय निकलेगा इसमें और भी कई पॉइंट सामने आएंगे, वो आपको ज़रूर बताएंगे। इसके साथ ही आपसे भी एक क्वेश्चन आज पूछा जाएगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इनसे जुड़ा हुआ है। आपको ये बताना है कि भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला 1 नंबर पे और 2 नंबर पे कौन सा है। यानी 1 नंबर पे जो पूरे भारत में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है, पहले आपको उसका नाम लिखना है 1 नंबर लिख के। उससे कम फिर जो दूसरे नंबर का जिला है क्षेत्रफल में भारत का, उसका नाम भी आपको लिखना है। तो ये आपका क्वेश्चन है आज का। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं कलेक्टर और डीएम क्या होता है। दोस्तों इसको जानने से पहले हम 2 चीज़ों को और भी जान लेते हैं कि आईएएस और जिलाधिकारी क्या होता है। दोस्तों मैं हूं ब्रजेंद्र राजपूत, मैं आपका इस हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आएगा। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको इसके बारे में ज़रूर जानना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले आईएएस क्या होता है इसके बारे में जानकारी देता हूँ। आईएएस का मतलब होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। अगर हम हिंदी में बोले तो भारतीय प्रशासनिक सेवा होता है। 1946 में यह सेवा भारत के लिए प्रदान की गई है। आईएएस का एग्ज़ाम यूपीएससी हर साल करवाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, क्या आईएएस ही डीएम होता है? तो जी हाँ, आईएएस अधिकारी ही कलेक्टर, जिलाधिकारी अर्थात डीएम बनता है। जिले में सरकार का सर्वोच्च अधिकार संपन्न एक लोक सेवा आयुक्त होता है, जिसे हम जिलाधिकारी कहते हैं। आईएएस एक यूपीएससी की एग्ज़ाम देने के बाद बनता है। लेकिन दोस्तों इसी कड़ी में मैं आपको बताता हूँ कि डीएम क्या होता है। डीएम जिसका मतलब है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यानी वही व्यक्ति जो आईएएस होता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए केवल यूपीएससी वाले आईएएस ही डीएम हो सकते हैं। स्टेट लेवल के भी छात्र डीएम बन सकते हैं। जैसे यूपी में यूपीएसएससी
या मध्य प्रदेश में MPSC। तो दोस्तों डीएम IAS अधिकारी भी बन सकता है और स्टेट लेवल की जो परीक्षाएं होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया है कि यूपी में UPSSC और मध्य प्रदेश में MPSC, ये लोग भी डीएम बन सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं हम जिलाधिकारी क्या होता है। यह भी डीएम का एक IAS अफसर होता है। फिर से मैं आपको इसका मतलब बता देता हूँ, जो मैंने आपको ऊपर भी बताया है। जिलाधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा का एक प्रमुख प्रशासनिक पद है, जिसे अंग्रेजी में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या फिर सिर्फ कलेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। यह अंग्रेज शासन के द्वारा एक पद बनाया गया था, जो भू राजस्व की वसूली के लिए बनाया गया था। यह लोक प्रशासन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदों में से प्रमुख स्थान रखता है। दोस्तों मैं अब बात करता हूँ कलेक्टर की। आखिर कलेक्टर क्या होता है? अगर आप मुझ पर केवल इसलिए हंस रहे हैं कि मैं एक ही चीज़ को अलग अलग नामों से क्यों बता रहा हूँ, तो आपको जानकारी दे दूँ कि मुझे यह बता देना चाहिए कि भारत में कई हिस्सों पर लोग डीएम को अलग अलग नामों से सर्च करते हैं, इसलिए मुझे फिर से वही जानकारी को दोहराना होता है। तो दोस्तों कलेक्टर भी उसी को कहते हैं जिसे डीएम अथवा जिलाधिकारी कहा जाता है। सभी नामों अथवा पदों को विभिन्न तरीक़ों से समझने की ज़रूरत नहीं है, यह सभी एक ही प्रक्रिया की एक अंग है। उम्मीद है आपको हमारी दी हुई जानकारी से बहुत समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको लगता है कुछ जानकारियों को दोबारा समझाने की ज़रूरत है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, और ऐसे ही अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बलात्कार अथवा रेप एक जघन्य अपराध है। आए दिन महिलाएं इसका शिकार हो रही हैं और महिलाओं द्वारा भी झूठे केसों में पुरुषों को फंसाया जा रहा है। तो आज महिलाओं के प्रति हो रही ऐसी घटनाओं की जानकारी के साथ साथ पुरुषों के लिए भी बचाव की बात करेंगे कि झूठे केसों से कैसे बच सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है राहुल सिंह, आप देख रहे हैं एडवो हेल्प अस। तो आइए जानते हैं धारा 376 IPC रेप के बाद पीड़िता को मिलने वाली सुविधाएं। दोस्तों यहाँ पर एक बात मैं बता दूं, ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकते हैं, तो इनको कृपया ध्यान से सुनें। सबसे पहले पुलिस में शिकायत दें। घटना की तारीख, समय व स्थान का विवरण अवश्य लिखाएं। रिपोर्ट लिखाने के बाद उसकी एक कॉपी अवश्य ले लें। ये कॉपी आपको फ्री में दी जाएगी। अगर पुलिस प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखने से मना करे तो उसकी शिकायत करें, पुलिस ऑफिसर पर कार्रवाई जरूर होगी। अगर लड़की की हालत सही नहीं है तो पुलिस का कर्तव्य है कि वह पीड़ित महिला की सबसे पहले डॉक्टरी जांच करवाए तथा उसके बयान बाद में लेकर धारा 376 IPC रेप की FIR दर्ज करे और घटना के अनुसार A से E तक जो भी धारा लगती हैं वो लगाए। एक बात यहाँ पर ध्यान रखने योग्य है, मेडिकल करवाने से पहले पीड़िता नहाए नहीं, क्योंकि इससे बलात्कार के सबूत मिट जाते हैं। बलात्कार के समय जो कपड़े पीड़ित महिला ने पहने हैं, डॉक्टरी जांच के बाद पुलिस आपके सामने उन कपड़ों को सीलबंद कर देगी, जिसकी रसीद अवश्य ले लें। आपके लिए नए कपड़ों का बंदोबस्त पुलिस स्वयं भी कर सकती है या फिर आप अपने किसी परिजन से मंगवा लें। धारा 376 IPC रेप में डॉक्टर अगर अनचाहे गर्भ को हटाने के लिए दवाई दें तो उसे ले लें, ये कानूनी सही होता है। धारा 376 IPC रेप केस हुआ है, इसे सिद्ध करने के लिए डॉक्टर ट्रू फिंगर टेस्ट करते हैं। यह एक बेहद विवादास्पद परीक्षण है जिसके तहत महिला की यौन में उंगलियां डालकर अंदरूनी चोटों की जांच की जाती है। यह भी जांचा जाता है कि दुष्कर्म की शिकार महिला समूह की आदि है या नहीं। बलात्कार के मामले की सुनवाई एक बंद कमरे में होती है, किसी अन्य व्यक्ति को वहां उपस्थित रहने की अनुमति नहीं होती है। पीड़ित को पुलिस स्टेशन जाने के बाद NGO का भी सहारा मिलता है। एक महिला उसके साथ रहती है और उसकी मदद करती है। आइए जानते हैं अगर किसी के साथ रेप हुआ है तो वह मुकदमा कैसे जीते। अगर पीड़िता के साथ बलात्कार हुआ है तो ऐसे में सबूत अपने आप ही बन जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कोई मासूम लड़की किसी पुरुष जाल में फंसकर रेप का शिकार बन जाती है। ऐसे में पीड़िता का ये कहना ही काफ़ी होता है कि उसके साथ शारीरिक संबंध बने हैं, लेकिन इन बातों का ध्यान रखें तो आपका केस ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। पुरुष के साथ जब संबंध बने उसके सबूत, फोटो, वीडियो, होटल की बुकिंग, जगह या कपड़े वो पुलिस को सौंपें और सबूत के तौर पर पेश करें।
शारीरिक संबंध अगर मर्जी से भी बने हो तो भी हमेशा बयान दें कि पुरुष के दबाव देने पर या बहकाने पर ही शारीरिक संबंध बने थे। शारीरिक संबंध बनने के बाद सीधे मेडिकल करवाएं, इसमें देर नहीं करें। कई बार पीड़िता किसी को बताती नहीं है तथा अपने परिवार को बताने में देर कर देती है, जिससे कि उसके शरीर पर रेप या शारीरिक संबंधों के सबूत मिट जाते हैं जो कि जरूरी होते हैं। इसलिए नहाए नहीं उन्हीं कपड़ों में मेडिकल करवाएं। एफआईआर में पुरुष का हुलिया, स्थान व समय का विवरण करें। आइए एक नज़र डालते हैं रेप के आरोप में पुलिस की क्या भूमिका होती है। इसमें पुलिस एफआईआर करने से मना नहीं कर सकती है। इसके लिए काफ़ी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं जिनके अनुसार शिकायत सही हो या गलत पुलिस एफआईआर करने से मना नहीं कर सकती है। बाद में चाहे इन्वेस्टिगेशन पुलिस कुछ भी करे वो उसकी पावर है, पर ये तो लाजमी है कि ऐसी शिकायत में एफआईआर तो होगी ही। हाँ, अगर कोई पुलिस अफसर एफआईआर करने से मना करता है तो शिकायत करने पर वो सस्पेंड हो जाएगा। ये जानते हैं रेप के आरोप में कोर्ट की कार्रवाई क्या होती है। कोर्ट किसी भी व्यक्ति को एफआईआर में लिखे हुए तथ्यों को व कोर्ट की गवाही में दिए हुए तथ्यों के मिलान के अनुसार ही दोषी या निर्दोषी साबित करता है। तो पुरुष को चाहिए कि वो महिला के सारे तथ्यों व दावों को झूठा साबित करे व महिला को चाहिए कि वो अपनी शिकायत पर ही टिकी रहे। यहाँ पर मैं ज़्यादा डीपली नहीं बताऊँगा क्योंकि इन केसों के तथ्यों की प्रकृति सैकड़ों प्रकार की होती है। तो दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, रेप केस पीड़िता में महिलाओं को जुर्माना भत्ता कैसे मिलता है या कैसे मिलेगा। कम लोगों को ही इसके बारे में पता है कि महिलाओं को ऐसे में कोर्ट से अपने पर हुए जुर्मों के लिए जुर्माने के तौर पर पैसा मिल सकता है। दरअसल आपने देखा होगा कि कोई भी केस हो उसका टाइटल स्टेट वर्सेस होता है। दरअसल कोई भी जुर्म होता है तो वो स्टेट यानी सरकार के खिलाफ होता है। तो ऐसे में सरकार ही शिकायतकर्ता को जुर्माने के तौर पर पैसा देती है, जो कि सिर्फ महिलाओं को ही धारा 354 आईपीसी और धारा 376 रेप के केस में मिलता है। ये पैसा एफआईआर होने के बाद कोर्ट से लिया जा सकता है और ऐसा भी नहीं कि अगर पीड़िता केस हार जाए तो पैसा आपको वापस करना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। पैसा कितना मिलेगा ये कोर्ट पर निर्भर करता है, लेकिन रेप के केस में पीड़िता को घटना के 6 महीने के अंदर ही मुआवजा दिया जाना जरूरी होता है। ये मुआवजा 1 लाख से शुरू होकर कितना भी हो सकता है। ये पीड़िता के ऊपर हुए जुल्मों के आधार पर निर्भर करता है। दोस्तों यहाँ पर एक बात मैं बता दूं, हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि जो रेप पीड़िताएं होती हैं या जिनके ऊपर एसिड अटैक होते हैं उनको सरकार द्वारा कितना मुआवजा मिलता है, कैसे उनको पैसा मिल सकता है, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। महिलाओं के बाद अब आइए जानते हैं पुरुषों के बारे में थोड़ा कि अगर किसी महिला ने उनको गलत तरीके से इस केस में फंसाया है तो वो कैसे बेल ले सकते हैं। ज़्यादातर तो ऐसे केसों में बेल चार्जशीट फाइल होने के बाद ही मिलती है, लेकिन अगर आपके पास कोई ठोस सबूत है तो आपको बेल मिल सकती है। ठोस सबूत से मतलब जैसे कि आप घटना वाले दिन कहीं और थे, या फिर ऐसा सबूत जिससे महिला स्वयं आपको संबंध बनाने के लिए उकसा रही थी या फिर बुला रही थी इत्यादि। वैसे एक बात बता दूं, धारा 376 आईपीसी रेप केस में बेल मिलने का सबसे बड़ा आधार महिला की मेडिकल रिपोर्ट होती है। अगर वो आपके फेवर में है तो आप बेल ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसे मामले में बेल हाई कोर्ट से होती है। अगर कोई महिला पुरुष पर शादी का झांसा देकर रेप करने का आरोप लगाए तो बेल कैसे ले व केस कैसे जीतें। जैसा कि हम जानते हैं कि आजकल किसी महिला व पुरुष का दोस्ती के बाद शारीरिक संबंध बनना कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे में महिला पुरुष को शादी करने के लिए या फिर ठगने के लिए उस पर धारा 376 आईपीसी रेप का आरोप लगा देती है। वैसे तो शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाना रेप की परिभाषा में आता है, लेकिन कई बार इसमें लड़का निर्दोष होता है और लड़की के जाल में फंस जाता है। ऐसे में पुरुष इन सुझावों को अपनाएं। वैसे 9 जुलाई 2019 को दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट CRLA 758/2019 दीप्ति वर्मा वर्सेस स्टेट एंड अनदर आई है, जिसके अनुसार अगर कोई लड़का शादी का झांसा देकर किसी लड़की से संबंध बनाता है तो वो रेप नहीं कहलाएगा। दोस्तों एक वकील भाई का मुझको क्वेश्चन आया था कि रेप के मामले में कृपया करके रूलिंग प्रोवाइड कराएं। तो यहाँ पर जो मैंने ये एग्जांपल दिया है, इसको अगर आपका कोई सेशन कोर्ट में मुकदमा विचाराधीन है तो आप इस मुकदमे को रूलिंग के तौर पे अपना सकते हैं। ये बहुत ही बेनिफिट साबित हो सकता है। खैर चलते हैं वीडियो में आगे। अगर रेप करने के कोई ठोस सबूत नहीं है तो आप लड़की से शारीरिक संबंध नकार सकते हैं तथा मेडिकल टेस्ट में 2 फिंगर टेस्ट की रिपोर्ट पर जोर देकर महिला को गलत साबित कर सकते हैं। अगर शारीरिक संबंधों के सबूत फॉरेंसिक रिपोर्ट या वीडियो या फोटो में है तो आप संबंध बनाना स्वीकार करें तथा संबंध धोखे से नहीं बनाए हैं ये साबित करें, लेकिन ये तभी कारगर है जब लड़की की उम्र 18 वर्ष या इससे अधिक है। अगर महिला ने कभी आपको शारीरिक संबंधों की अप्रोच किया है और उसका कोई सबूत आपके पास है तो वो सबूत कोर्ट में पेश करें और गवाह भी पेश कर सकते हैं। आरोपों के अनुसार महिला से पूछे कि उसके साथ संबंध बने थे, उस वक्त उसने क्या सोचकर संबंधों को सहमति दी थी
तथा विरोध क्यों नहीं किया था तथा कितनी बार संबंध बनाए और उस समय पुलिस में शिकायत क्यों नहीं की थी। ये शिकायत अभी की है जब लड़के ने शादी करने से मना कर दिया। मेडिकल रिपोर्ट में कमियां देखें व उन्हें हथियार के तौर पर इस्तेमाल करें। अगर धारा 376 आईपीसी रेप केस ज़्यादा गंभीर है तो चार्जशीट जल्दी फाइल करवाने की कोशिश करें। धारा 376 आईपीसी रेप केस में एफएसएल रिपोर्ट अगर हमेशा देर से आती है तो उसे बहाना बनाकर बेल के लिए कोर्ट पर दबाव बनाएं। धारा 376 आईपीसी रेप केस में घरेलू मजबूरियों का हवाला देकर भी बेल मिल सकती है। दोस्तों, आज के इस दौर में जहां महिलाओं और छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप के मामले बढ़ते जा रहे हैं, तो वहीं पर कुछ महिलाओं के द्वारा झूठे केसों में पुरुषों को भी फंसाया जा रहा है। एक बात यहाँ पर ध्यान रखने योग्य है कि जो भी पीड़िता होती है उसकी तरफ से सभी सबूत और गवाह कोर्ट में पेश किए जाते हैं। वहीं पर अभियुक्त की तरफ से भी बचने के लिए कानूनी पैतड़े अपनाए जाते हैं। एक बात से हमेशा एग्री रहें, अगर आप सही हैं तो देर से ही सही न्याय आपको जरूर मिलेगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ में अपने दोस्त और रिश्तेदारों के साथ में भी वीडियो को साझा करें ताकि उन लोगों को भी इसके बारे में जानकारी हो। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप हमसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। प्यार की राह हमेशा से ही मुश्किल बताई गई है, लेकिन अगर उसमें धोखे की खाइयां आ जाए तो इस सफर का अंजाम बहुत ही बुरा हो सकता है। उम्मीदों का बोझ और झूठे वादों की चुभन प्यार करने वालों को जानी दुश्मन में तब्दील कर सकती है, और यही एंट्री होती है कानून की। प्यार भरे रिश्तों का पंचनामा होता है और रेप शब्द रिश्तों को झकझोर देता है। पता ही नहीं चलता कि कब प्यार भरे रिश्ते रेप की पथरीली राह पर चले जाते हैं। तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं ईशान और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्यार, धोखा और उसमें एंट्री मारने वाले कानून की। तो चलिए शुरू करते हैं। एक लव केस है जो इस तरह से है कि प्रेमी प्रेमिका ने पेरेंट्स की मर्जी के खिलाफ एक दूसरे के साथ रहने का फैसला लिया। लड़के ने लड़की से वादा किया कि वो जल्द ही उससे शादी कर लेगा। कुछ दिनों के बाद परेशानियों का हवाला देकर लड़के ने लड़की से पल्ला छुड़ाने की कोशिश की और उसे घर वापस लौट जाने के लिए कहा। मजबूर होकर और लड़के के धोखे से दुखी होकर लड़की घर तो वापस आ गई, लेकिन उसने एक्शन लेने का मन बना लिया। माता पिता के सपोर्ट से उसने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई और पुलिस ने लड़के को धोखाधड़ी और रेप के आरोपों में गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में आरोप लगाया गया कि लड़के ने धोखा देकर लड़की के साथ संबंध बनाए हैं। कोर्ट ने लड़के पर रेप का केस चलाने के आदेश दिए। लड़के ने हाई कोर्ट में रेप का केस न चलाने की अर्जी दी और कहा कि वो लड़की से शादी करने को तैयार है, जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि लड़का ऐसा किसी पछतावे में आकर नहीं कर रहा है, बल्कि सजा से बचने के लिए कर रहा है। इस तरह के ऑब्जर्वेशन के साथ ही हाई कोर्ट ने लड़के पर रेप की धाराएं लगाने का आदेश दिया। चलिए बात करते हैं कि हमारे देश में रेप पर क्या कानून है, कौन से सेक्शंस लागू होते हैं। इंडियन पैनल कोड सेक्शन 375 में रेप को डिफाइन किया गया है। रेप की डेफिनेशन दी गई है कि अगर किसी महिला के साथ कोई पुरुष जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता है तो ये रेप होगा। महिला के साथ किया गया यौनाचार यानी कि वेजाइनल सेक्स या फिर दुराचार यानी कि सोडमाइजेशन दोनों ही रेप के दायरे में आते हैं। महिला के शरीर के किसी भी हिस्से में जैसे कि मुंह, नाक, कान वगैरह में अगर पुरुष अपना प्राइवेट पार्ट डालता है तो ये भी रेप के दायरे में आता है। महिला के प्राइवेट पार्ट में अगर पुरुष अपने शरीर का कोई हिस्सा जैसे कि उंगली वगैरह या फिर कोई ऑब्जेक्ट डालता है तो ये भी रेप ही माना जाएगा। महिला के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने के लिए उसके कपड़े उतारना या बिना कपड़े उतारे ही उसे सेक्स के लिए पोजीशन में लाया जाता है तो ये भी रेप के दायरे में आता है। उम्र चाहे कुछ भी हो, लड़की की इच्छा या सहमति के बिना की गई कोई भी ऐसी हरकत रेप के दायरे में आती है। महिला की उम्र अगर 18 साल से कम है और सेक्स में उसकी सहमति ली गई है तो वो भी रेप ही होगा। चलिए अब बात करते हैं कि लड़की की दी गई सहमति कब सहमति नहीं मानी जाएगी। नाबालिग लड़की की सहमति को सहमति नहीं माना जाएगा। अगर कोई लड़की नाबालिग है और वो सेक्सुअल संबंध के लिए अपनी सहमति देती है तो ये सहमति एक वैलिड सहमति नहीं होगी।
अगर किसी शख्स ने किसी महिला की डरा धमकाकर सहमति ली हो या उसके किसी नजदीकी को जान की धमकी देकर के सहमति ली हो तो वो सहमति भी सहमति नहीं मानी जाएगी और ऐसा संबंध रेप होगा। महिला ने अगर ये समझते हुए सहमति दी कि आरोपी उसका पति है या फ्यूचर में उसका पति बन जाएगा, जबकि आरोपी उसका पति नहीं है, तो भी ऐसी सहमति से बनाया गया संबंध रेप ही माना जाएगा। यानी समाज के सामने शादी करने का वादा, घर या मंदिर में चुपचाप मांग में सिंदूर भर देना या वरमाला पहनाकर खुद को पति बनाने का झांसा देकर बनाया गया संबंध भी रेप के दायरे में आता है। जब महिला की सहमति ली गई उस वक्त उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं हो या फिर उसे बेहोश करके या फिर नशे की हालत में अगर उसकी सहमति ली गई हो या फिर उस हालत में उसके साथ सेक्सुअल संबंध बनाए गए हो तो ऐसी सहमति नहीं मानी जाएगी और ये रेप माना जाएगा। अगर कोई महिला प्रोटेस्ट ना कर पाए तो इसका मतलब सहमति नहीं है, ऐसा नहीं माना जाएगा। आईपीसी सेक्शन 90 में बताया गया है कि वैसी सहमति का कोई मतलब नहीं होता जिसमें गलत वादे या धोखे से सहमति ली जाती है। शादी का वादा करके संबंध बनाए जाने के मामले को रेप के दायरे में इसी प्रोविजन के साथ देखा जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि रेप के केस में एज क्या मायने रखती है, लड़की की उम्र क्या मायने रखती है। रेप के केस में पीड़िता की उम्र को प्रूव करना केस को किसी भी मुकाम पर पहुंचाने के लिए बहुत ही जरूरी होता है। 10th के एजुकेशनल सर्टिफिकेट में लिखी हुई उम्र उसकी उम्र का सबसे बड़ा प्रूफ होता है। अगर 10वीं का सर्टिफिकेट मौजूद नहीं है तो पढ़ाई की शुरुआत के वक्त स्कूल वगैरह में लिखवाई गई उसकी उम्र का सर्टिफिकेट मान्य होता है। अगर वो भी ना हो तो फिर कॉर्पोरेशन और पंचायत वगैरह का सर्टिफिकेट मान्य होता है। इन तीनों के न होने पर बोर्न एज टेस्ट कराया जाता है। बोर्न एज टेस्ट से किसी भी लड़की की उम्र को बिल्कुल सटीक और बिल्कुल सही तो नहीं आंका जा सकता है। अगर लड़की की उम्र 16 साल बताई गई है तब बोर्न एज टेस्ट से उसकी उम्र 14 से लेकर 18 साल तक आंकी जा सकती है। ऐसे में लड़की की उम्र को 18 साल ही माना जाता है और उसे बालिग करार दिया जाता है। कानून के मुताबिक जो लड़की बालिग है वो शारीरिक संबंध बनाने के लिए सहमति दे सकती है, तब वो रेप नहीं माना जाएगा। यानी अगर कोई लड़की ऐसी है जिसकी उम्र 18 साल से ज्यादा है तो अगर वो सेक्सुअल संबंध बनाने की सहमति देती है तो फिर ये रेप नहीं माना जाएगा। चलिए हम बात करते हैं कि रेप के केस में सबसे अहम और सबसे जरूरी सबूत क्या होता है। रेप और छेड़छाड़ के मामले में लड़की का बयान सबसे अहम सबूत होता है। अगर बयान पुख्ता है और उसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है तो फिर किसी दूसरे सबूत की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसे मामले में शिकायत के बाद पुलिस का ये अधिकार है कि वो आरोपी को गिरफ्तार कर ले, चाहे मामला रेप का हो या फिर छेड़छाड़ का या सेक्सुअल असॉल्ट यानी महिला के शरीर के खास अंगों जैसे कि ब्रेस्ट, हिप्स वगैरह को छूने या छूने की कोशिश करने का हो। दोनों ही सूरत में अपराध साबित करने का भार शिकायती पक्ष पर ही होता है, यानी जो शिकायत करता है उसी को साबित करना पड़ता है। मामला रेप का हो या फिर छेड़छाड़ का हो या फिर सेक्सुअल असॉल्ट का हो, ये तमाम मामले महिलाओं के खिलाफ किए गए अपराध है। ऐसे मामले संज्ञेय अपराध है यानी कॉग्निजेबल क्राइम है, यानी जिसमें गिरफ्तार किया जा सकता है, ये उस दायरे में आते हैं। संज्ञेय अपराध का मतलब होता है कि अगर पुलिस को इन अपराध के होने की जानकारी कहीं से भी मिले तो वह ऐसे मामले में FIR दर्ज कर सकती है। शिकायती अगर सीधे ही थाने में शिकायत करे तो पुलिस इस शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर सकती है। आरोपी को ट्रायल के दौरान अपने बचाव का मौका दिया जाता है। इस दौरान वो अपने को बेगुनाह साबित करने के लिए गवाह और सबूत पेश कर सकता है। एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा था कि जब मामला संज्ञेय हो यानी कॉग्निजेबल हो तो पुलिस शिकायत मिलने पर फौरन FIR दर्ज करे और इसके बाद छानबीन करे। ऐसे में पुलिस रेप या फिर सेक्सुअल असॉल्ट या छेड़छाड़ से जुड़े किसी भी मामले में सीधे FIR दर्ज कर सकती है और आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है। ऐसे मामलों में पुलिस को वारंट की जरूरत नहीं है। छेड़छाड़ से जुड़े हुए कुछ मामले तो ऐसे हैं जो जमानती है, जैसे कि धक्का देना, हाथ पकड़ना या पब्लिक में बदसलूकी करना। ऐसे मामलों में आरोपी को थाने से जमानत मिल सकती है, लेकिन छेड़छाड़ से जुड़े गैर जमानती मामलों और रेप से जुड़े मामलों में आरोपी को जेल भेजने का प्रोविजन है। इस तरह के मामलों में भी केस की मेरिट के हिसाब से ही कोर्ट से जमानत मिल सकती है। रेप के मामलों में लड़की के बयानों में अगर एकरूपता पाई जाती है, यानी केस की किसी भी स्टेज पर अगर लड़की के बयानों में कोई बदलाव नहीं होता है और कोर्ट को लगता है कि ये बयान भरोसे के लायक है, तो ये सबसे अहम सबूत होता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा था कि अगर लड़की का बयान पुख्ता है और भरोसे के लायक है तो फिर किसी दूसरे सबूत की जरूरत ही नहीं है। चलिए बात करते हैं लिव इन रिलेशनशिप और रेप केस के बारे में। इसके बारे में मैं आपको एक केस के फैक्ट्स के बारे में बताना चाहूंगा। दिल्ली में नौकरी मिलने के बाद साथ काम करने वाले एक लड़की और एक लड़के ने साथ रहने का फैसला किया।
लगभग 3 साल तक साथ रहने के बाद लड़का अचानक गायब हो गया। उसने अपना फोन भी स्विच ऑफ कर लिया। लड़की ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई कि न केवल लड़के ने उससे शादी का वादा करके उससे शारीरिक संबंध बनाए हैं, बल्कि पैसे भी उधार लिए हैं। उसने पुलिस में इस बात की भी शिकायत की कि लड़के की बहन और उसकी मां ने भी फ्लैट में आकर उसके साथ मारपीट की है। रिपोर्ट के आधार पर लड़का, लड़की, मां और बहन को गिरफ्तार कर लिया गया। जब मामला कोर्ट में पहुंचा तो लड़की पुलिस में की गई शिकायत के अनुसार बयान देने के लिए सामने नहीं आई और ना ही उसने अपने साथ बने सेक्सुअल रिलेशनशिप या फिर मारपीट के बारे में कोई सबूत पेश किया। कोर्ट ने लड़की की रिपोर्ट को प्रेमी को वापस पाने की एक कोशिश करार दिया और सभी को बाइज्जत बरी कर दिया। एक तरफ जब सुप्रीम कोर्ट लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता दे रही है, इसको लीगल ठहरा रही है, तो ऐसी सिचुएशन में शादी से पहले संबंध बनाना या न बनाना इसको नैतिकता के चश्मे से नहीं देखा जा सकता है। इन चीजों को कानूनी नजरिए से ही देखना पड़ेगा। कोई बालिग है और वो अपनी मर्जी से संबंध बनाता है तो उसका अधिकार है, लेकिन इस आड़ में अगर उसका पार्टनर उसको धोखा देता है तो उस पर केस चल सकता है। रेप की डेफिनेशन में साफ तौर पर कहा गया है कि अगर शादी का झांसा देकर के लड़की की सहमति ली जाए और संबंध बनाया जाए और बाद में शादी के वादे से मुकर जाए तो वो रेप कहलाया जाएगा, उस पर रेप का केस चलाया जाएगा। चलिए बात करते हैं कि मैरिज के बाद यानी अगर कोई मैरिड वुमेन रेप की शिकायत करती है तो उसका क्या होता है। इसके बारे में मैं आपको एक केस के फैक्ट्स बताना चाहूंगा। 35 साल की एक शादीशुदा महिला ने थाने में पहुंचकर रोते हुए एक शख्स पर रेप का आरोप लगाया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने गिरफ्तार किए गए शख्स को उसका पति पाया, इसलिए उसे रेप के आरोपों से बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा क्योंकि महिला उसकी पत्नी है और 15 साल से कम की नहीं है, इसलिए कानून के दायरे में ये केस रेप का केस नहीं बनता है। अगर पत्नी पति की हरकतों से परेशान है तो वो डोमेस्टिक वायलेशन एक्ट यानी कि डीवी एक्ट 2005 के तहत केस दर्ज करा सकती है, लेकिन रेप का केस दर्ज नहीं करा सकती। चलिए अब यहाँ पर क्योंकि डोमेस्टिक वायलेशन की बात आई है तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको डोमेस्टिक वायलेशन यानी घरेलू हिंसा कानून के बारे में भी बताता चलता हूँ। घरेलू हिंसा या फिर डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब होता है महिला के साथ किसी भी तरह की हिंसा या प्रताड़ना या उसको किसी भी तरह से हैरेस करना। अगर महिला के साथ मारपीट की गई हो या फिर मानसिक प्रताड़ना उसको दी गई हो यानी मेंटली उसको टॉर्चर किया गया हो तो वो डीवी एक्ट के तहत आएगा यानी डोमेस्टिक वायलेशन एक्ट 2005 के तहत आएगा। डीवी एक्ट 31 के तहत चलने वाले केस गैर जमानती और कॉग्निजेबल क्राइम होते हैं और इसमें दोषी पाए जाने पर 1 साल तक की कैद के साथ ही 20,000 रुपए तक के जुर्माने का भी प्रोविजन किया गया है। चलिए बात करते हैं कि रेप के केस में कितनी सजा का प्रोविजन किया गया है, कितनी सजा मिल सकती है। रेप के मामले में 7 साल से लेके उम्र कैद तक की सजा का प्रोविजन किया गया है। सेपरेशन यानी पति पत्नी होने पर और अलग अलग रहने के दौरान किए गए वक्त के रेप के मामले में 2 साल से लेकर 7 साल तक की कैद की सजा का प्रोविजन है। अगर किसी लड़की से शादी का ड्रामा रचने के बाद संबंध बनाने की सहमति ली जाती है और बाद में पता चलता है कि लड़के ने झूठ बोला था तो लड़की की शिकायत पर आईपीसी सेक्शन 493 के तहत केस बनता है और दोषी पाए जाने पर ज्यादा से ज्यादा 10 साल तक की सजा हो सकती है। रेप के लिए आईपीसी सेक्शन 376 के तहत कम से कम 7 साल और ज्यादा से ज्यादा उम्र कैद की सजा का प्रोविजन किया गया है। आईपीसी सेक्शन 376A के तहत ये प्रोविजन किया गया है कि अगर रेप के कारण महिला वेजिटेटिव स्टेज यानी मरने जैसी सिचुएशन में चली जाए तो दोषी को ज्यादा से ज्यादा फांसी तक की भी सजा हो सकती है। गैंग रेप के लिए 376D के तहत सजा का प्रोविजन किया गया है जिसमें कम से कम 20 साल और ज्यादा से ज्यादा उम्र भर के लिए जेल यानी नेचुरल लाइफ के लिए जेल का प्रोविजन किया गया है। अगर कोई शख्स रेप के लिए पहले से भी दोषी करार दिया गया हो और दोबारा भी रेप या फिर गैंग रेप के लिए वो दोषी पाया जाता है तो उसको 376E के तहत उम्र कैद से लेके फांसी तक की सजा हो सकती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपने रेप से जुड़े हुए कानून के बारे में काफी डिटेल में जाना है और साथ ही आपने डोमेस्टिक वायलेशन के बारे में भी जाना है। तो दोस्तों ये आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है, पहले लव होता है, उसके बाद धोखा होता है और फिर हमारे कानून की उसमें एंट्री होती है। जब कानून की एंट्री होती है तो ज्यादातर जो केस किए जाते हैं लड़के पक्ष पर वो रेप का केस ही किया जाता है और उसमें अगर पाया जाता है कि लड़के ने शादी का झांसा देकर के संबंध बनाए थे या फिर शादी का वादा किया था या फिर नकली शादी दिखा करके संबंध बनाए थे तो फिर रेप का केस चलता है। लेकिन अगर पाया जाता है कि लड़के ने
उसके साथ कोई शादी का वादा नहीं किया था, कोई झांसा नहीं दिया था, बल्कि लड़की और लड़के दोनों ने आपसी सहमति से बिना किसी वादे के संबंध बनाए थे, तो फिर रेप केस नहीं चलता है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। राज्य स्तर पर सबसे कड़ी न्यायिक शक्ति देश में हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय के पास होती है। देश में 24 हाई कोर्ट थी और एक हाई कोर्ट जनवरी 2019 से कार्य में हो गई है, तो कुल मिलाकर वर्तमान में देश में हाई कोर्ट की संख्या 25 हो गई है। इनका क्षेत्राधिकार राज्य, केंद्र शासित प्रदेश या राज्यों के समूह पर होता है। सबसे पुराना हाई कोर्ट वर्ष 1862 में कलकत्ता में स्थापित हुआ था। हाई कोर्ट के तहत सिविल और आपराधिक निचली अदालतें और ट्रिब्यूनल कार्य करते हैं। हम आपको बता दें कि सभी हाई कोर्ट भारत की सुप्रीम कोर्ट के तहत आते हैं। संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान है। अनुच्छेद 231 के तहत संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकता है। हम आपको बता दें कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश होते हैं। परंतु क्या आप जानते हैं कि भारत में कितने हाई कोर्ट है और कहां पर स्थित है? आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। दोस्तों, वीडियो के आगे बढ़ने से पहले आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, त्रिपुरा उच्च न्यायालय, मणिपुर उच्च न्यायालय, मेघालय उच्च न्यायालय, झारखंड उच्च न्यायालय, उत्तराखंड उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, सिक्किम उच्च न्यायालय, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय, गुजरात उच्च न्यायालय, केरल उच्च न्यायालय, तेलंगाना उच्च न्यायालय, राजस्थान उच्च न्यायालय, गुवाहाटी उच्च न्यायालय, ओडिशा उच्च न्यायालय, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय, पटना उच्च न्यायालय, कर्नाटक उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, कोलकाता उच्च न्यायालय, मुंबई उच्च न्यायालय, चेन्नई उच्च न्यायालय। तो मित्रों, अब आपको पता चल गया होगा कि इंडिया में कितने हाई कोर्ट है। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करो गुरु ज्ञान को। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में दबाएं इस घंटे को हमारा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपको बिहार के नरकटियागंज रेलवे जंक्शन की कुछ खास बातों के बारे में आपके साथ एक छोटी सी जानकारी शेयर करेंगे। वीडियो पसंद आए तो कृपया करके लाइक, शेयर और नीचे दिए हुए लाल कलर के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नरकटियागंज रेलवे जंक्शन पूर्वी भारत के बिहार राज्य में और पश्चिम चंपारण जिला के नरकटियागंज शहर में स्थित समस्तीपुर डिवीजन के और पश्चिम चंपारण जिला के व्यस्त रेलवे स्टेशनों में से एक है। यह जंक्शन पश्चिम चंपारण जिला का और आसपास के इलाके का एक बहुत ही खास रेलवे जंक्शन है, जो रेलवे नेटवर्क के माध्यम से भारत के ज़्यादातर शहरों के साथ अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। इस रेलवे स्टेशन का कोड है NKE। नरकटियागंज रेलवे स्टेशन एक कैटेगरी रेलवे स्टेशन के अंतर्गत आता है। इस रूट से चलने वाली ज़्यादातर रेलगाड़ियों का इस स्टेशन पर स्टॉपेज दिया गया है।
नरकटियागंज रेलवे जंक्शन बिहार का एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जो 110 वर्षों के अधिक समय से पश्चिम चंपारण जिला वासियों के लिए और आसपास के यात्रियों के लिए सर्विस प्रदान कर रही है। यह जंक्शन समस्तीपुर डिवीजन का एक बहुत ही खास रेलवे स्टेशन है जो मुजफ्फरपुर गोरखपुर मेन लाइन पर, नरकटियागंज भिकना थोरी लाइन पर और नरकटियागंज दरभंगा लाइन पर स्थित होने की वजह से यह स्टेशन काफी व्यस्त है। नरकटियागंज रेलवे जंक्शन का गठन साल 1904 में किया गया था। आज से तकरीबन 115 वर्ष पहले ब्रिटिश सरकार द्वारा इस रेलवे स्टेशन को छोटी लाइन के रूप में यात्रियों के लिए खोला गया था। जानकारी के लिए बता दें, नरकटियागंज रेलवे स्टेशन बिहार का एकमात्र ऐसा रेलवे स्टेशन है जहां पर ना तो प्रवेश द्वार है ना ही निकास द्वार, जिस वजह से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें, मुजफ्फरपुर से गोरखपुर भया नरकटियागंज रेल लाइन को साल 1930 में खोला गया था, जिसकी दूरी लगभग 309 किलोमीटर है। इस 309 किलोमीटर के बीच की दूरी में कुल मिलाकर 53 रेलवे स्टेशन आते हैं। समस्तीपुर से नरकटियागंज रेल लाइन को साल 1875 से साल 1907 के दौरान खोला गया था। जयनगर से दरभंगा और दरभंगा से नरकटियागंज रेल लाइन को साल 2014 से साल 2017 के दौरान ब्रॉड गेज लाइन के रूप में खोला गया था और नरकटियागंज से भिकना थोरी रेल लाइन को साल 2015 में बड़ी लाइन के रूप में खोला गया था। इससे पहले यह छोटी लाइन के रूप में यात्रियों के लिए सर्विस प्रदान कर रही थी। इलेक्ट्रीफाई की बात करें तो नरकटियागंज रेलवे जंक्शन को अभी मौजूदा समय में पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाई किया जा चुका है। नरकटियागंज रेलवे जंक्शन भारतीय रेलवे के इस सेंट्रल रेलवे जोन के समस्तीपुर रेलवे डिवीजन के अंतर्गत आता है। साल 1969 में नरकटियागंज रेलवे स्टेशन को समस्तीपुर रेलवे डिवीजन का हिस्सा बनाया गया था। नरकटियागंज रेलवे जंक्शन की ऊंचाई समुद्र तल से 54 मीटर तकरीबन 177 फुट के करीब है। नरकटियागंज रेलवे जंक्शन में टोटल 5 प्लेटफॉर्म और 8 पटरियां शामिल है। इस स्टेशन से रोजाना तकरीबन 15,000 से ज़्यादा यात्री सफर करते हैं और लगभग 60 रेलगाड़ियों से ज़्यादा इस स्टेशन के माध्यम से शुरू होती है, समाप्त होती है और गुजरती है। नरकटियागंज रेलवे जंक्शन के माध्यम से कुल मिलाकर 35 रेलगाड़ियां रोजाना इस स्टेशन पर रुकती है और कुल मिलाकर 15 रेलगाड़ियां इस स्टेशन के माध्यम से बनती है और समाप्त होती है। दोस्तों, नरकटियागंज रेलवे जंक्शन के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में दबाएं इस घंटे को हमारा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपको बिहार के पश्चिम चंपारण जिला की कुछ खास बातों के बारे में आपके साथ एक छोटी सी जानकारी शेयर करेंगे। वीडियो पसंद आए तो कृपया करके लाइक, शेयर और नीचे दिए हुए लाल कलर के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पश्चिम चंपारण जिला बिहार का एक ऐसा जिला है जो पूर्वी भारत के बिहार राज्य में स्थित बिहार के 38 जिलों में से एक पश्चिम चंपारण जिला के नाम से जाना जाता है। पश्चिम चंपारण जिला बिहार के उत्तर से पश्चिम भाग की ओर बसा है, जिस वजह से पश्चिम चंपारण जिला की सीमा नेपाल देश से और उत्तर प्रदेश राज्य से मिलती है। इस जिले का हेडक्वार्टर बेतिया शहर में मौजूद है और पश्चिमी चंपारण जिला तिरहुत डिवीजन के अंतर्गत आता है। पश्चिम चंपारण जिला पहले पुराने चंपारण जिले का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन आज के मौजूदा समय में पश्चिम चंपारण को पुराने चंपारण जिला से अलग किया जा चुका है। पुराने चंपारण जिला को दो भागों में बांटकर पश्चिम चंपारण जिला और पूर्वी चंपारण जिला का गठन किया गया था। इस जिले का गठन 2 नवंबर साल 1972 में पुराने चंपारण जिला के बंटवारे के बाद किया गया था। आपको बता दें, पुराने चंपारण जिला का गठन साल 1866 में किया गया था।
पश्चिम चंपारण जिला के पड़ोसी जिला का नाम पूर्वी चंपारण जिला, गोपालगंज जिला, उत्तर प्रदेश का कुशीनगर जिला और महाराजगंज जिला है, जिस वजह से पश्चिम चंपारण जिला के उत्तर भाग की ओर नेपाल देश, पूर्व भाग की ओर बिहार का पूर्वी चंपारण जिला, दक्षिण भाग की ओर बिहार का गोपालगंज जिला, पश्चिम से उत्तर भाग की ओर उत्तर प्रदेश का कुशीनगर जिला और महाराजगंज जिला से घिरा हुआ है। पश्चिम चंपारण जिला का इतिहास देखा जाए तो यह जिला हिमालय के निचले हिस्से में बसे होने के कारण पानी और जंगलों से पूरी तरह भरपूर है। स्वतंत्र संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले महात्मा गांधी ने अपने राजनीतिक आंदोलन की शुरुआत चंपारण जिला से ही की थी। पश्चिम चंपारण जिला और पूर्वी चंपारण जिला का इतिहास बिल्कुल एक है, क्योंकि यह दोनों जिला पहले एक ही जिला हुआ करता था। चंपारण जिला का नाम दो शब्दों से मिलकर बना है, चंपा और अरण्य। चंपा का मतलब चंपा का फूल और अरण्य का मतलब जंगल। पहले के जमाने में इन जगहों पर अधिक मात्रा में चंपा के पेड़ पाए जाते थे, इसी वजह से इस जिले का नाम पश्चिमी चंपारण रखा गया है। पश्चिम चंपारण जिला के मुख्य नदी का नाम गंडक नदी, सिकरहना नदी और मसान नदी है। गंडक नदी के किनारे पर बसा यह जिला बिहार की राजधानी पटना से महज 246 किलोमीटर की दूरी पर है और देश की राजधानी दिल्ली से लगभग 939 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पश्चिम चंपारण जिला में 3 अनुमंडल, 18 ब्लॉक, 18 अंचल, 2 लोकसभा, 9 विधानसभा, 27 पुलिस स्टेशन, 2 पुलिस जिला, 274 डाकघर, 1 नगर परिषद, 315 ग्राम पंचायतें और 1483 गांवों में बटा है। क्षेत्रफल की बात करें तो इस जिले का क्षेत्रफल 5228 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। पश्चिम चंपारण जिला में रहने वाले परिवारों की कुल संख्या 7,10,500 के करीब है। आबादी की बात करें तो पश्चिम चंपारण जिला की कुल आबादी 39,35,000 के करीब है, जिसमें कि पुरुष की आबादी 20,61,000 है और महिला की आबादी 18,74,000 है। इस जिले का औसत लिंग अनुपात 909 के करीब है, यानी कि 1000 पुरुष पर 909 महिला है। इस जिले में हिंदू धर्म की आबादी 30,47,000 है, यानी कि 77.5% और मुस्लिम धर्म की आबादी 8,65,000 के करीब है, यानी कि 22% के करीब है। शिक्षा की बात करें तो इस जिले में कई सारे कॉलेज और स्कूल स्थित है, जिसके माध्यम से पश्चिम चंपारण जिला के वासी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इस जिले में महारानी जानकी कुंवर कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और राम लखन सिंह यादव कॉलेज इस जिले के लिए एक खास केंद्र बना हुआ है। वैसे इस जिले की साक्षरता दर 55.5% के करीब है। पश्चिम चंपारण जिला के 39,35,000 की आबादी में 21,90,000 लोग पढ़े लिखे हैं, जिसमें कि पुरुष 13,52,000 पढ़े लिखे हैं, लगभग 65.5% के करीब, और महिला 8,38,000 पढ़ी लिखी है, लगभग 44.5% के करीब है। व्यवसाय की बात करें तो पश्चिम चंपारण जिला में जंगल और झाड़ होने की वजह से इन जगहों पर लकड़ियों का व्यापार अधिक मात्रा में किया जाता है। अलग अलग तरह की लकड़ियों के अलावा बेतिया शहर के आसपास लकड़ियों का बेत भी मिलता है, जो फर्नीचर बनाने के काम आता है। इस जिले में बगहा, बेतिया, चनपटिया और नरकटियागंज व्यापारों के लिए एक खास केंद्र बना हुआ है। वैसे पश्चिम चंपारण जिला की मुख्य व्यवसाय खेती भी है। यह जिला काफी हद तक खेती अर्थव्यवस्था पर भी निर्भर करता है। गंडक नदी के हिस्से में बसे होने के कारण इसका पूरा इलाका काफी उपजाऊ है। इस जिले के मुख्य फसलों का नाम धान, गेहूं, दलहन और गन्ना यहाँ के मुख्य फसल है। इस जिला के चीनी मिल के कारखाने, रस्सी बनाने के व्यवसाय, चटाई बनाने के व्यवसाय और गुड़ बनाने के व्यवसाय के अलावा कई और छोटे बड़े व्यवसाय इस जिले में स्थित है, जिसके माध्यम से आसपास के लोगों को रोजगार मुहैया प्रदान करवाता है। जानकारी के लिए बता दें, पश्चिम चंपारण जिला के आबादी के अनुसार इस जिले में 14,79,000 लोग काम करने वाले वर्कर हैं, जिसमें कि पुरुष और महिला दोनों शामिल हैं। इस 14,79,000 वर्कर में सरकारी नौकरी करने वाले, प्राइवेट नौकरी करने वाले, किसान और मजदूर भी शामिल है। इस जिले में काम करने वाले वर्कर यहाँ के आबादी के अनुसार लगभग 37.5% के करीब है।
टूरिस्ट स्थलों की बात करें तो बिहार का पश्चिम चंपारण जिला खूबसूरती के खजानों से पूरी तरह भरपूर और मशहूर है। पश्चिम चंपारण जिला के टूरिस्ट स्थलों में शुमार वाल्मीकि नगर नेशनल पार्क, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि नगर आश्रम, गंडक परियोजना, त्रिवेणी संगम, भितहरवा आश्रम, अशोक पीलर लोरिया, नंदनगढ़ लोरिया, सुमेश्वर और पश्चिम चंपारण जिला की जामा मस्जिद जैसे कई महत्वपूर्ण नामों से लोग वाकिफ होंगे। पश्चिम चंपारण जिला सड़क और रेल के माध्यम से बिहार के अलावा भारत के अलग अलग जिलों के साथ अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। इस जिले के माध्यम से नेशनल हाईवे संख्या 28 भी, राज्य हाईवे संख्या 54 और राज्य हाईवे संख्या 64 गुजरती है। यह जिला बस के माध्यम से भी यात्रियों को पड़ोसी जिला के साथ साथ शहर के छोटे बड़े गाँव तक बस सेवा मुहैया कराती है। पश्चिम चंपारण जिला के मुख्य रेलवे स्टेशन का नाम बेतिया रेलवे स्टेशन और नरकटियागंज रेलवे जंक्शन है, जो मुजफ्फरपुर गोरखपुर मेल लाइन पर स्थित है। ये दोनों स्टेशन इस सेंट्रल रेलवे जोन के समस्तीपुर रेलवे डिवीजन के अंतर्गत आता है। दोस्तों, पश्चिम चंपारण जिला के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद।